नमस्कार प्यारे बच्चों और प्यारे अभिभावक साथियों। फाउंडेशन लेके आए हैं जेड 2026 का आंसर की। सबसे पहले हम केमिस्ट्री का आंसर की और केमिस्ट्री का जो पेपर है वो सोल्व करेंगे। मेरे साथी है एलन सर, लक्ष्मी नारायण जी सर, जो सोइल केमिस्ट्री के पेपर को सोल्व करेंगे। 1 से लेकर 10 तक सोइल केमिस्ट्री के पेपर को सोल्व करेंगे एलन सर, बाकी के क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा। तो पहले मैं एलन सर को बुलाता हूँ। में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले अपन सॉइल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व करते हैं और इसमें अपना पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, मृदा में जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से बनने वाले गहरे भूरे काले रंग के कोलाइड पदार्थ को क्या कहते हैं। तो जो भी गहरे भूरे रंग का जो कोलाइड पदार्थ होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? ह्यूमस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ह्यूमस के नाम से जानते हैं। इसके बाद में सेकंड जो अपना क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस परिरक्षक का उपयोग मुख्य रूप से फलों के परिरक्षण के लिए किया जाता है। तो यहाँ देखिए अपने पास में ये पूछ रहा है किसके लिए? फलों के लिए। तो फलों के लिए अपने पास में जो राइट आंसर होगा वो होगा सोडियम बेंजोएट। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में बेटा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फॉस्फोरस विलेयकारी जैव उर्वरक का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर अपने पास जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एजोला ये नाइट्रोजन का है, इसके बाद साइनोबैक्टीरिया ये भी नाइट्रोजन का है, इसके बाद राइजोबियम है ये भी नाइट्रोजन का है, और जो फॉस्फोरस वाला बचता है वो आपके पास में राइट आंसर क्या आ जाता है? माइकोराइजा आता है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है अपना, फोन नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है वो सर 4 नंबर का क्वेश्चन है, म्यूरेट ऑफ पोटास किस रसायन का सामान्य नाम है। तो म्यूरेट ऑफ पोटास जो अपने पास में है पोटेशियम क्लोराइड। कौन सा जो फर्टिलाइजर है वो है पोटेशियम क्लोराइड। तो जो KCl है, इस KCl का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट नंबर 5 क्वेश्चन है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? जो रिलेटिव आपके पास में क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी होती है। उस रिलेटिव डेंसिटी के लिए अपन क्या करते हैं? लेक्टोमीटर का यूज करते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में 6 नंबर का, ग्रेनाइट निम्न में से एक उदाहरण है। ग्रेनाइट इज एग्जांपल ऑफ। तो ग्रेनाइट जो आपके इग्नियोक्स रॉक्स होती है, कौन सी रॉक्स होगी? इग्नियोक्स रॉक्स। उस इग्नियोक्स रॉक्स का क्या होता है? एग्जांपल होता है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करती है। तो यहां देखिए बात किसकी कराइए, अपने पास में अमोनिया को किस में कन्वर्ट करवा रहा है? नाइट्रेट में कन्वर्ट करवा रहा है। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो नाइट्रिफिकेशन होती है, नाइट्रीकरण की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8 नंबर का, उर्वरकों से होने वाले वायु प्रदूषण में कौन सी गैस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी जो फर्टिलाइजर होते हैं उन फर्टिलाइजर से आपके पास में एयर जो पोल्यूशन होती है, उस एयर पोल्यूशन में कौन सा फर्टिलाइजर आपके पास में योगदान देता है। तो यहां से अपने को ध्यान रखना बेटा, नाइट्रस जो ऑक्साइड होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड आपके पास में क्या करती है? एयर पोल्यूशन फैलाने का कार्य करती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का देखिए बेटा अपने पास में, क्वेश्चन नंबर अपने पास में 9 आ रहा है, कई प्रकार की मिट्टियों का जो भी आपके पास में मिट्टियां हैं उनका जो रेड कलर होता है वो रेड कलर आपके पास में किसके कारण से होता है। तो देखिए रेड का जो रेड कलर होता है वो रेड कलर आपके पास में किसके कारण से होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, मिट्टी में अत्यधिक लवणता से निम्न में से किस में कमी आती है। यानी जो आपके सोइल सेलाइन हो जाती है उस कंडीशन में आपके पास में सोइल में जो क्या इफेक्ट आएगा। तो देखिए यहां से अपने पास में क्या होता है, जो मृदा जल होता है उसकी परासरण क्षमता होती है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो आपके पास में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये अपने पास में एजी केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन थे। इसके बाद में अपन BRG सर से जो भी आगे के क्वेश्चन है वो सोल्व करवाते हैं। अच्छा एलन सर, जो आपने पढ़ाया वो सारा कंप्लीट क्वेश्चन आए उनमें से आए हैं। बिल्कुल सर। जो अपने मॉड्यूल है, जो क्वेश्चंस बैंक है, उनमें सारे क्वेश्चन आए हैं। केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो चाहे एग्रीकल्चर, और केमिस्ट्री के बाकी क्वेश्चनों को सोल्व करूंगा। अरे बच्चों, लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लाइव सेशन को जल्दी जल्दी अधिकांश बच्चों तक शेयर कीजिए। और अब केमिस्ट्री की बात करते हैं अपन। हाँ भाई, अपन क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। और 11 क्वेश्चन है अपने आइसोमेरिज्म से आया हुआ है। एक का नाम है आइसोपेंटेन और एक का नाम है नियोपेंटेन। आपने देखा होगा, यदि आपने कार्बन चेन्स, यदि कार्बन की संख्या सेम है, कार्बन यदि सेम है तो वहां कौन सी आएगी? चेन आइसोमेरिज्म। कौन सी आएगी? चेन। और प्यारे बच्चों, कार्बन में सेम संख्या हो और पोजिशन अलग अलग हो तो फिर क्या आएगी? पोजिशन आइसोमेरिज्म आएगी। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? श्रृंखला समवायवी। यहाँ देखो आइसोपेंटेन में 5 कार्बन है, नियोपेंटेन में भी 5 कार्बन है, तो यहाँ आएगी चेन आइसोमेरिज्म। थोड़ा टाइम का बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, हिंदी में आंसर दे रहा हूँ, आप इंग्लिश वाले बच्चे भी इसमें देखते रहना। क्वेश्चन नंबर देखो,
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, इसमें यहाँ सोडा लाइम है और सोडा लाइम का सूत्र आपने पढ़ा होगा NaOH प्लस में CaO होता है और सोडा लाइम का काम होता है वी कार्बोक्सिलिकन, मतलब आपका जो कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है उनमें से एक कार्बन को कम करना होता है और एक कार्बन को कम करना तो ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन में एक कार्बन और ऐड करो तो कितने कार्बन की श्रृंखला होगी 5 कार्बन, और 5 कार्बन के लिए क्या आएगा पेंटेनोइक एसिड आएगा। क्या आएगा बेटा आंसर पेंटेनोइक एसिड। तो सोडा लाइम का काम होता है एक CO2 को बाहर निकालना, वी कार्बोक्सिलेशन करना। तो यहाँ ब्यूटेन प्राप्त करना है तो अपने को कार्बन कितने चाहिए, ब्यूटेन में 4 कार्बन है और एक कार्बन अपने को CO2 निकालने के, तो कितने कार्बन की कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा 5 कार्बन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शुष्क एसीटोन में Na के साथ अभिक्रिया करने पर एल्किल क्लोराइड, मतलब आपका RCl है और साथ में आपने दिया गया है Na। याद करो प्यारे बच्चों, मैंने एक ट्रिक बताई थी, याद हो तो एक ट्रिक याद होगी आपको, हेलाइड विनिमय की ट्रिक होती है। यदि RF बनता है प्रोडक्ट में तो स्वाद से अभिक्रिया, स्वाद से याद रखना स्वाद खराब होता है। स्वाद कब खराब होता है पानी का, जब पानी में फ्लोराइड हो। लेकिन यहाँ तो क्या बनेगा, एसीटोन है Na है तो यहाँ बनेगा Ri, और Ri बनता है तो उस अभिक्रिया का नाम है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी बेटा, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। Rx को यदि Ri में कन्वर्ट करते हैं तो फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, और Rx को Rf में कन्वर्ट करते हैं तो वहां रिएक्शन होगी स्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो यहाँ अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं अपन, 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल सर्वाधिक अम्लीय होता है। आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी, याद रखना एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें वो समानुपाती होता है -I इफेक्ट और व्युत्क्रमानुपाती होता है +I इफेक्ट। मतलब -I वाले ग्रुप वाले जुड़ेंगे तो अम्लीय सामर्थ्य या अम्लीय प्रबलता क्या होगी, बढ़ेगी। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, आपको -I ग्रुप देखना है। तो यहाँ माइनस वाले कितने समूह जुड़े, देखो कार्बन संख्या तो वही 2 है, यहाँ भी कार्बन संख्या कितनी है 2 है, यहाँ भी कार्बन कितने हैं 2 है, और C6H5 -I प्रभाव डालता है। यहाँ माइनस वाले कितने हैं, Cl कितने 3 है क्या बेटा, तो -I प्रभाव वाले कितने हो गए 3। यहाँ Cn भी -I प्रभाव डालता है, यहाँ -I वाले 1 है और यहाँ माइनस वाला यहाँ भी 1 है। तो टोटल माइनस वाले कितने, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, यहाँ कितने 3 है, और -I ग्रुप बढ़ेगा तो अम्लीय सामर्थ्य भी बढ़ेगा। तो इसका सबसे प्रबल अम्लीय कौन होगा, पहला ऑप्शन होगा CCl3COOH ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसके बाद में अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से की 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ज्ञात करने के लिए, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ज्ञात करने के लिए। चलो पाई बॉन्ड तो सीधे से ज्ञात हो जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड कितने हैं 2, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ 2 पाई हो गए, और एक डबल बॉन्ड है तो 1 पाई ये हो गया। तो अपने पाई 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अब अपने को क्या करना है, सिग्मा ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों एक ट्रिक होती है सिग्मा n-1, यदि आपकी चेन ओपन चेन है, खुली श्रृंखला है, वलय श्रृंखला के लिए तो होगा जितने परमाणु होंगे उतने सिग्मा होते हैं, और खुली श्रृंखला के लिए क्या होता है, जितने परमाणु उसमें से एक कम कर दो। तो परमाणु की संख्या काउंट करो, यहाँ CH कितने 2 परमाणु, 1 कार्बन, 3 4 5 6 7, और 7 और 4 कितने हो गए 11, और 11 में से अपन ने 1 कम कर दिया तो यहाँ सिग्मा आएंगे 10 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 3 पाई हो गए। तो अपना राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ 2 आपने ट्रिक सुनी होगी सिग्मा बॉन्ड याद करने के लिए, आपको सबसे पहले रिंग देखनी है या सूत्र देखना है। यदि ओपन चेन है तो n-1 होगी, और यदि रिंग है तो यह क्या होगा, सिग्मा बराबर n, अर्थात n का मतलब होता है यहाँ परमाणु की संख्या। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं अपन, सारे जितने भी क्वेश्चन है आपके सीट में मिल जाएंगे, आप एक एक क्वेश्चन देखोगे, सारे क्वेश्चन सीट से मिलेंगे, मॉड्यूल से मिलेंगे। क्वेश्चन बैंक अपनी, हाँ भाई, यहां से अपने हाइड्रोकार्बन दे रखा है उसका आईपीसी नाम। तो पहले अपने संरचना देखेंगे, तो संरचना में जो कोष्ठक में लिखे हैं उसको छोड़ दो, कोष्ठक के अलावा क्या है, कार्बन है, और फिर यहाँ दे रखा है, यहाँ 2 मेथिल ऐड कर दे तो CH3 हो गया, यहाँ भी CH3 हो गया, और यहाँ है C2H5, और यहाँ भी C2H5। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला चयन करेंगे, और सबसे लंबी श्रृंखला की बात अपन करें तो सबसे लंबी श्रृंखला ये होगी अपने 5 कार्बन की, और नंबरिंग इधर से भी 3 नंबर पे, इधर से भी, तो नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हो, 1 2 3 4 और 5। तो 3 पे 2 मेथिल है तो 3 डाई मेथिल पेंटेन, ये अपना ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, 3 डाई मेथिल पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, सोडियम क्या का एसीटेट है, सोडियम क्या बेटा, सोडियम एसीटेट है, और सोडियम एसीटेट का क्या करोगे, कोलबे विद्युत अपघटन। प्यारे बच्चों एक बात तो बता दूं, कोलबे विद्युत अपघटन में क्या होता है, सबसे सिंपल सी बात होती है कि इसमें एल्केन बनेगी। क्या बनती है बेटा प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें एल्केन बनेगा। और याद रखना एक ट्रिक दे रखी है, इसकी ट्रिक ये है कि जितने कार्बन है, तो एसीटेट में कितने कार्बन है, 2 कार्बन,
और 2 कार्बन में -1 कार्बन करो और फिर बचा 1 कार्बन, और 1 कार्बन को 2 से गुणा कर दे तो यहां होगी 2 कार्बन, और 2 कार्बन की एल्केन होता है कौन सा, एथेन। इसके अलावा दूसरी ट्रिक ये भी है, सोडियम एसिडेट का फॉर्मूला बनाते हैं तो C डबल बॉन्ड O Na आएगा, इसके दोनों लेने पड़ते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और ONa। तो प्यारे बच्चों अपन क्या करते हैं, इसको जब भी इसमें विद्युत अपघटन किया जाता है तो यहाँ कैथोड पर तो ये प्राप्त होगा सोडियम धातु, और एनोड पर प्राप्त होगी CO2, और यहाँ से मेथिल मेथिल जुड़ करके क्या बन जाता है, एथेन। तो एथेन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल से 3 क्वेश्चन तो आ चुके हैं। कार्बोक्सिलिक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सोडा लाइम वाला पढ़ा अभी आपने, और एसिडिक नेचर इसमें आया था, और लास्ट में अपने तीसरा क्वेश्चन आपने क्या पढ़ लिया, कोल्ड पे विद्युत अपघटन पढ़ लिया। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, यहां आता है फॉर्मलिन। फॉर्मलिन किसे कहते हैं, याद रखिए प्यारे बच्चों, फॉर्मलिन किसे कहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड जानते हो, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलीन, फॉर्मेल्डिहाइड का कौन सा 40% जलीय विलीन क्या कहलाता है, फॉर्मलिन कहलाता है। और ये प्रादर्श या जीव जंतु को सुरक्षित रखने के लिए, मृत जीव जंतु को अधिक समय तक रखने के लिए इसको इस प्रादर्श को इस विलीन में रखा जाता है प्यारे बच्चों। तो याद रखो फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलीन, फॉर्मिक अम्ल नहीं, एसिटिक अम्ल नहीं, एसिटिल्डिहाइड नहीं। तो कौन सा आएगा ऑप्शन अपना, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलीन क्या कहलाएगा, फॉर्मलिन कहलाएगा। ये प्यारे बच्चों एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में कार्बोक्सिलिक अम्ल के एल्डिहाइड के अनुप्रयोग में है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर की बात करें 19 की बात करें, निम्न में से कौन सा एजोरंजक है। प्यारे बच्चों निम्न में से, ऐसे पेपर इतना इजी पेपर आया है आज तक का सबसे इजी पेपर है, और कट ऑफ जाने के चांस बहुत ज्यादा है। बायो मान लो, एग्रीकल्चर मान लो या केमिस्ट्री मान लो, बहुत इजी आज तक का, यदि जेट का इतिहास माने तो सबसे इजी पेपर आया है केमिस्ट्री का, बायो का और एजी का भी। तो कट ऑफ प्यारे बच्चों अच्छी जाएगी, 300 प्लस या 350 प्लस कट ऑफ जाने के चांस रहेंगे। और कट ऑफ के बारे में 1-2 दिन में हम और वीडियो डाल देंगे, लेकिन पेपर बहुत इजी आया था, बहुत पेपर जेट का लेवल ही नहीं था, आज तक का सबसे इजी पेपर है। हाँ भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 19 की बात करें, निम्न में से कौन सा एजोरंजक नहीं है, कौन सा एजोरंजक नहीं है। तो प्यारे बच्चों पेरा रेड एजोरंजक है, कांगो रेड एजोरंजक है, मेथिलीन ऑरेंज। तो प्यारे बच्चों कौन सा नहीं है, मेलेकाइट ग्रीन नहीं है। कौन सा आंसर आएगा इसका, मेलेकाइट ग्रीन आएगा, ठीक है। ये रंजक से आया है क्वेश्चन प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, और 20 में प्यारे बच्चों पॉलीमर से क्वेश्चन आया है। किसे आया है, पॉलीमर। प्यारे बच्चों योगात्मक की बात करें, योगात्मक आपको बहुलक पूछा है। एक बात बता दो, योगात्मक उनमें पाया जाता है जिनमें मल्टीपल बॉन्ड हो, ऐसी एकल इकाइयां, ऐसे मोनोमर जिनमें मल्टीपल बॉन्ड हो, उनमें प्यारे बच्चों योगात्मक इकाइयां पाई जाएगी। जिनमें बहुबंध पाए जाते हैं उनमें कौन सी इकाई पाई जाती है प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर क्या आएगा, योगात्मक बहुलक टेफ्लॉन आएगा। टेफ्लॉन का नाम पूरा नाम है टेट्राफ्लोरोएथीन, डबल बॉन्ड होता है प्यारे बच्चों, यहाँ एफ होता है, एकल इकाई की बात करें अपन, ये इसकी मोनोमर होती है। इसके बहुत सारे अणु मिलकर के क्या करेंगे, यहां से बहुलक का निर्माण होगा, जिसको बोलेंगे पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन कहते हैं। जबकि ये इसमें देखो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये होगा आंसर। टेट्रोन में फंक्शन ग्रुप डबल होते हैं, तो ये संघनन बहुलक है, ये भी नहीं होगा। नाइलॉन 6 ये भी नहीं होगा, और नाइलॉन 6 ये भी नहीं होगा, ये भी संघनन बहुलक है, एग्जाम्पल है। तो इसका राइट एग्जाम्पल कौन सा आएगा, बहुलक संश्लेषण के आधार पर 2 प्रकार का होता है, एक होता है योगात्मक और एक होता है संघनन। तो प्यारे बच्चों जिनमें फंक्शन ग्रुप हो वो संघनन बहुलक होते हैं, और जिनमें मल्टीपल बॉन्ड हो एक इकाई में वो कौन से होते हैं, योगात्मक। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ए आएगा। प्यारे बच्चों ये भी आपके क्वेश्चन नोट्स में करवाया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के परमाणु। तो यहाँ देखो कार्बन का परमाणु भार इसमें तो दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 पॉइंट कुछ होता है, तो 1 मान लेते हैं इसका, और ऑक्सीजन का कितना मान लेते हैं अपन, 16 मान लेते हैं, जल्दी क्वेश्चन करने के लिए। और ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो प्यारे बच्चों कार्बन 6 एटम है, 1 का 12 होता है, 6 से गुणा करेंगे तो 72 हो जाएंगे। यहाँ 12 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का 1 होगा, तो 12 का गुण मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ये हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन यहाँ 6 एटम है, और 6 एटम है तो 1 का 16 होगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करो तो 96 हो जाएंगे। यदि टोटल स्कोर करेंगे तो 180 आ जाएगा, 180 पॉइंट कुछ आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, 180 पॉइंट कुछ आ जाएगा। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, 1 बार 2 बार पहले भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इतना इजी पेपर शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी इजी पेपर आया है। सब लोग पहले बोल रहे थे केमिस्ट्री का पेपर हार्ड आएगा, लेकिन बहुत इजी पेपर है।
हाँ भाई, हार्ड क्वेश्चनों की बात करें तो ये दो ही क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के आए हैं, जिसमें आपको थोड़ा गुना भाग करना पड़ेगा। हाँ भाई, यहां से प्यारे बच्चों 22 की बात करें, 6000 एंगस्ट्रम तरंग दे रही है। लेमड़ा कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 6000 एंगस्ट्रम दे रखा है। और 6000 एंगस्ट्रम को यदि अपन सोल्व करें तो 6 इंटू 10 की पावर प्यारे बच्चों यहां कर लेता हूं मैं -7 मीटर हो जाएगी। कैसे होगी प्यारे बच्चों? एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है भाई? 10 की पावर -10 होती है। 10 की पावर -10 मीटर होती है। तो प्यारे बच्चों यहां से क्या हो जाएगा? 6 इंटू 10 की पावर 7 माइनस मीटर हो जाएगी। और आपको सभी को पता है कि विकिरण की आवर्ती, तो आवर्ती बराबर होती है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, C अपॉन लेमड़ा होता है। C प्रकाश का वेग होता है। C क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रकाश का वेग होता है। तो प्रकाश का वेग कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या सेकेंड इनवर्स बोल दे। यहां से प्यारे बच्चों यहाँ 6 इंटू 10 की पावर -7, तो यहां से पावर ऊपर लेके जाओगे तो 7 और 8 कितनी हो जाएगी? पावर 15 हो जाएगी। तो 30 इंटू मैं ऐसे कर दूं, इसको 10 की पावर 14 कर दूं, मीटर और सेकेंड इनवर्स। अब प्यारे बच्चों यहां देखो, ये एंगस्ट्रम किसमें है? मीटर में है, तो मीटर से तो मीटर कट जाएगा। और यहाँ 6 को डिवाइडेशन करोगे तो यहाँ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 14 मीटर, तो कट गया, सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। और सेकेंड इनवर्स क्या होती है? आवर्ती की इकाई होती है। तो यहां से ऑप्शन कौन सा आएगा भाई प्यारे बच्चों? फटाफट से 5 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। क्वेश्चन की बात अपन करें तो कौन सा आंसर आएगा प्यारे बच्चों? इसका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन की बात करें 23 की बात करें, निम्न में से किस तत्व की आधे मतलब ग्राउंड स्टेट में उसके बाहरी कोष में 2 अगमित इलेक्ट्रॉन होते हैं? आधे का मतलब होता है मूल अवस्था, जीएस अवस्था। ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो अभी देख लेते हैं प्यारे बच्चों, सिलिकॉन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ 3s में कितने होंगे? 2, और 3p में कितने होंगे? 4। s में एक कक्षक बनता है प्यारे बच्चों, दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे। p में कितने कक्षक बनते हैं? 3 कक्षक होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहले 1 भरोगे, 2, 3 और ये 4। तो यहाँ कितने अगमित मिल रहे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। चलो अपन बोरोन की भी बात करते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। इसका 1s2 होता है, 2s2 होता है और 2p1। तो बाह्यतम कोष ये हो गया। बाह्यतम कोष में कितने? s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 3 कक्षक तो है, इन इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है अभी तो। और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में 3 अगमित होते हैं, क्योंकि 1s2 आता है और 2s2 और 2p3 आता है। तो बाह्यतम कोष की बात करें तो s में तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए प्यारे बच्चों? 2। और p की बात करें तो p में 3 अगमित इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों के तीनों अगमित होंगे। तो अपने को इलेक्ट्रॉन पूछा गया था, कौन सा इलेक्ट्रॉन पूछा गया था? 2 अगमित। यहाँ 3 है तो ये भी नहीं होगा। और कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम में 4s2 होता है, और 4s2 में तो वैसे ही s में 2 युग्मित होंगे। तो आपको अगमित अनपेयर इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसमें पाए जाते हैं? सिलिकॉन में पाए जाते हैं, 14 वर्ग में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन अपने हो गए 23 सही हो गए हैं। 24 क्वेश्चन की बात करें, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। हाँ भाई, यहाँ कह रहा है कि 16 ग्राम मेथेन 16 ग्राम है, उसका पूर्ण दहन कर रहे हैं, कंप्लीट दहन कर रहे हैं प्यारे बच्चों। क्या कर रहे हैं? इसका कंप्लीट दहन कर रहे हैं। और प्राप्त जल की मात्रा, तो अपने को एक रस समीकरण मिति के द्वारा क्या बनाना पड़ेगा? एक समीकरण बनाना पड़ेगा। यहाँ से CH4, और CH4 को यदि O2 में जलाते हैं, दहन करते हैं, तो यहाँ बनता है CO2 प्लस में 2 जल के अणु बनते हैं। और आप सभी को पता है इसका 1 मोल है, तो इसका कितना मोल बन रहा है? 2 मोल बन रहा है, 1 मोल। और आप सभी को यह भी पता है कि 16 ग्राम देर का, तो इसको मोल में कन्वर्ट करो, 16 में 16 का भाग देंगे तो आपका 1 मोल आएगा। मतलब ये हो गया कि 1 मोल यदि आपने CH4 लिया है तो इसके 2 मोल। अब जब इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं, जल के 2 मोल, और 1 मोल जल के अनुपात कितना होता है? 18, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? 36 ग्राम हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? C ऑप्शन आ जाएगा प्यारे बच्चों। कितने ग्राम हो जाएगा? जल की मात्रा पूछे, और जल की मात्रा इसमें पूछेगी तो 2 मोल, और 2 मोल का कितना हो जाएगा? 36 ग्राम हो जाएगा, 36 ग्राम हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का ही है, और ये वाला भी फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। हाँ भाई, एक 4p कक्षक के लिए त्रिज्य नोड की बात करें या रेडियल नोड की बात करें, तो वो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया होगा आपने त्रिज्य नोड के लिए, n-l-1। n क्या होता है? कोष की संख्या होती है, और आपने पढ़ा होगा l क्या होता है? उपकोष के लिए होता है। तो यहाँ उपकोष के लिए l का मान आपको पता होगा। s के लिए l का मान कितना होता है? s के लिए l का मान यहाँ 0 होता है, p के लिए 1 होगा, d के लिए l का मान 2 होता है, f के लिए l का मान कितना होता है? 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ l का मान कितना आ रहा है? 2। या p के लिए कितना आएगा l का मान? यहाँ p के लिए l का मान 1 आएगा, और अपन यहाँ 1 रखे
प्यारे बच्चों पी के लिए एल का मान कितना रखेंगे 1, तो यहां देखो एन का मान तो कितना है 4, तो यहां 4 रख देता हूं। कितना रख देता हूं बेटा 4, एन का मान यहां 4 रख दिया। पी के लिए प्यारे बच्चों एल का मान कितना रखा 1 और -1 कम, तो 1 और 1 कितना होगा -2, तो यहां कितना मान आ रहा 2। तो प्यारे बच्चों यदि त्रिज्य नोड की बात करें, रेडियल नोड की बात करें, तो यहां आंसर आपका आएगा 2। ये फॉर्मूला है, एन कोस की संख्या होती है, एल दिग्वंशी क्वांटम संख्या होती है, -1 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हाँ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है? मतलब हाईएस्ट क्या होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। और प्यारे बच्चों याद रखना आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लोरीन की आवर्त सारणी वाले चैप्टर में है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त सारणी में सबसे अधिक किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 27 की बात करें। निम्न में से कौन सा अणु अष्टक नियम का पालन करता है? जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, रासायनिक बंध में से क्वेश्चन आया है, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आया है और बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन से अणु का अष्टक नियम का पालन करता है जिसके भारतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो? तो पहले सल्फर की संरचना पढ़ते हैं। सल्फर का देखो डबल बॉन्ड O होता है, डबल बॉन्ड O और ये OH। ठीक है, सल्फर की संरचना पढ़ ली अपन ने। इसके बाद में अपन बात करते हैं PF। तो PF 5 है, तो 5 इसने F के साथ बॉन्ड बना रहा है। मैं एक साथ सोल्व कर दूंगा बेटा, एक बार संरचना बना लेता हूं। SF की बात करें तो SF 4 है प्यारे बच्चों इसमें। और यहां बात करते हैं HCl, यहां 2 है प्यारे बच्चों। इसमें आपको अष्टक नियम देखने के लिए एक फॉर्मूला है, आपको सेंटर एटम प्लस जो जुड़े हुए परमाणु, जुड़े हुए एटम है, बॉन्डिंग एटम है, उनकी संख्या आपको बतानी है। बॉन्डिंग एटम की संख्या बतानी है। इन दोनों का योग यदि 8 होता है तो अष्टक नियम का पालन करता है। 8 से कम होते हैं तो अष्टक नियम होगा, और 8 से ज्यादा होगा तो अष्टक का प्रसार। लेकिन अपने को क्वेश्चन पूछा गया अष्टक नियम का। किसका पूछा गया बेटा? अष्टक नियम का। तो देख लीजिए अपन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं यहाँ। चलो भाई, यहाँ देखो सल्फर के भारतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। सल्फर के भारतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 तो ये हो गए। और यहाँ बॉन्ड कितने बना रहे? 2 3 4 5 6, 6 और 6 कितने हो गए? 12। तो यहाँ तो प्यारे बच्चों अष्टक का प्रसार हो गया, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पी सेंटर एटम है, पी सेंटर एटम में प्यारे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आप बताओ? पी के भारतम कोश, पी आपका 15 वर्ग का है, और इसके भारतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ 5 बॉन्ड बना रहे, तो 5 और 5 कितने हो गए? 10। तो यहाँ भी प्यारे बच्चों अष्टक का प्रसार हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और 8 से ज्यादा हो गए, तो अष्टक नियम लागू नहीं होगा यहाँ भी। चलो SF6 की बात करें तो सल्फर कौन से वर्ग में आता है? 6ठे वर्ग में, तो 6, और यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा, तो 6 और 4 कितने हो रहे? 10। तो प्यारे बच्चों यहाँ भी अष्टक का प्रसार हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो अब तो आंसर तो आपको मिल गया होगा। आपको आंसर मिला है कौन सा? D। और अब इसको भी चेक कर लेते हैं। सल्फर के भारतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, और कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। 6 और 2 कितने हो गए? 8। तो प्यारे बच्चों अपनी ट्रिक सही चल रही है, ये आपका अष्टक नियम का पालन करता है। हाँ भाई, अगला आता है हाइड्रोजन प्रोक्साइड। ये प्यारे बच्चों इतना इजी क्वेश्चन है। हाइड्रोजन प्रोक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीजन संख्या बतानी है, ऑक्सीडेशन नंबर बताना ऑक्सीजन एटम की। तो प्यारे बच्चों एक बात बताना, अपने ऑक्सीजन के 3 नेगेटिव होते हैं। एक होता है ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन पे -2 आता है, एक होता है O2- जिसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, एक होता है O2-2 इसको बोलते हैं प्रोक्साइड। इसको प्रोक्साइड बोलते हैं। तो आप खुद ही देख लो, यहाँ 2 ऑक्सीजन पे 2 है, तो एक ऑक्सीजन पे -1 होगा। ये अपने फॉर्मूले से याद करें, H2O2 में प्यारे बच्चों अपने को ऑक्सीजन किसका निकालना है? इसका ऑक्सीजन का ऑक्सीजन निकालना। तो हाइड्रोजन का कितना होता है प्यारे बच्चों? 2H का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 होता है, प्लस जिस परमाणु का ऑक्सीजन निकालते हैं उसको X मानते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2X है क्या प्यारे बच्चों? तो मैं यहाँ 2X लगा देता हूँ। इक्वल, इस पे कोई चार्ज नहीं तो 0 लिख दिया। 2X को इधर, सॉरी 2 को इधर लिया, तो 2X बराबर क्या आएगा प्यारे बच्चों? -2 आएंगे, और X बराबर क्या आएगा? -2 में 2 का भाग देंगे तो प्यारे बच्चों -1 आ जाएगी। तो आपको याद रखना है प्रोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, हाँ भाई, ये क्वेश्चन भी अपना ट्रिक से होता है प्यारे बच्चों। मैंने एक बताया था परबल अम्ल और परबल क्षार, लवण से क्वेश्चन है ये। परबल अम्ल परबल क्षार होंगे तो उदासीन होंगे। एक होता है यदि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार होगा, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार होगा, दुर्बल अम्ल होगा और दुर्बल क्षार होगा तो भी उदासीन होगा। उदासीन होगा तो इसकी प्यारे बच्चों इसकी pH कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पोटेशियम जानते हो परबल अम्ल होता है,
परबल क्षार होता है, लेकिन यहाँ NO2 है वो दुर्बल अम्ल है, तो ये तो नहीं होगा। ये परबल है और NO3 भी परबल है, तो ये उदासीन होगा। परबली तो क्षार होगा, परबली अम्ल है, तो ये होगा उदासीन। क्या होगा प्यारे बच्चों? उदासीन। और उदासीन है तो इसकी pH कितनी होगी? 7 होगी। चलो ये तो कौन सा होगा? परबल क्षार, मतलब क्षारीय प्रकृति का होगा, मतलब इसकी pH कितनी होगी? 7 से ऊपर। ये देखो दुर्बल क्षार है, परबल अम्ल है, तो अम्लीय गुण ज्यादा होने का नहीं, इसकी नेचर कैसा होगा? अम्लीय होगा। और अम्लीय की pH क्या होगी? 7 से कम होगी, 7 से कम होगी। ये दुर्बल है और ये भी दुर्बल है, तो ये भी यहाँ प्रबल है, तो ये क्या होगा? ये अम्लीय प्रकृति का होगा। कैसे होगा बेटा? अम्लीय। तो यहाँ आंसर अपना कौन सा आएगा? KNO3। कौन सा आएगा प्यारे बच्चों? KNO3। परबल अम्ल प्रबल क्षार का लवण जो होता है वो उदासीन होता है, क्योंकि जितना अम्लीय गुण होगा उतना ही क्या होगा? क्षारीय गुण होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें। ये क्वेश्चन भी आपको देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी ट्रिक के द्वारा सोल्व होने वाला क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों साइज की बात करें, आकार की बात करें, तो साइज हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या के समानुपाती होती है और जेड के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेकिन आप यहां देखोगे तो आपको ये मिलेगा क्वेश्चन नंबर 30 में, देखो यहाँ सारे सम इलेक्ट्रॉनिक है, सारे क्या है आपके, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 10, तो टोटल सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या तो क्या हुई? समान। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो जिसका जेड बढ़ेगा उसका आकार घटेगा, तो जिसका जेड कम है वो देखो, तो यहाँ बताओ ये 10 नंबर पे आता है, ये कितने पर आता है प्यारे बच्चों? ये 11 नंबर पे आएगा, सॉरी, ये कितने पे आएगा? 12 पे, ये आएगा 9 पे और ये आएगा 8 पे। तो प्यारे बच्चों एक तो आपने देखा होगा जैसे जैसे जेड कम है, जिसका जेड कम है उसका आकार ज्यादा है। एक कॉन्सेप्ट तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है, धनायन का आकार छोटा होता है, ऋणायन का आकार बड़ा होता है, और जितना ज्यादा ऋणावेश होगा उतना ही आकार बढ़ता जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये बताओ mg यहाँ 12 हो गए, इसके कितने? 11, इसके कितने हो गए? 9, इसके कितने हो गए? 8। तो जैसे जैसे जेड घट रहा है तो आकार आपका क्या होगा? बढ़ रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन हो जाएगा। देखो इसके दो कॉन्सेप्ट लगते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो फिर जेड देखोगे, यदि जेड सेम है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या देखोगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, और सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आपको जेड देखना है, जिसका जेड कम होगा उसका आकार ज्यादा होगा, और आपको आकार का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है, आकार का बढ़ता क्रम देखना है। तो जैसे जैसे आपने देखा होगा जेड कम होता गया, वैसे वैसे आपकी त्रिज्या, आकार है, रेडियस है, वो बढ़ती गई। चलो भाई 31 की बात करें, उच्च दाब पर गर्म प्लेटिनम सतह, मतलब यहाँ उत्प्रेरक आपका पीटी है, सतह पर गैस या अमोनिया, अमोनिया का निर्माण आपने वियोजन जानते हो, अमोनिया किसमें टूटेगा? तो NH3 की बात करें तो टूटती है प्यारे बच्चों N2+3H2। ये आपका केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है, और यहाँ पीटी उत्प्रेरक है। और मैंने एक ट्रिक बताई थी, याद हो तो, शून्य कोटि और प्रथम कोटि में एग्जाम्पलों के लिए ट्रिक बताई थी कि जब भी शून्य कोटि अभिक्रिया में उत्प्रेरक होगा, जब भी शून्य कोटि अभिक्रिया में उत्प्रेरक होगा, या कोई अभिक्रिया है जिसमें उत्प्रेरक यदि है तो वो कौन सी कोटि की होगी? शून्य कोटि की होगी प्यारे बच्चों। यहाँ पीटी यहाँ किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक का काम कर रहा है, तो यहाँ कौन सी कोटि होगी? शून्य कोटि होगी, और शून्य कोटि का एग्जाम्पल होगा। यदि प्यारे बच्चों यहाँ पीटी नहीं होता तो ये शून्य कोटि नहीं होती, फिर आपको यहाँ प्रैक्टिकल बेस पे देखना पड़ता, आपको वेग समीकरण देखना पड़ता है। वेग समीकरण में जितनी घात होती है वो अभिक्रिया की कोटि होती है, क्योंकि अभिक्रिया कोटि एक प्रायोगिक मान है, प्रैक्टिकल मान है, और वो प्रैक्टिकल के बाद में वेग समीकरण से ही डिसाइड होती है। तो यहाँ आपका उत्प्रेरक है तो यहाँ कौन सी होगी? शून्य कोटि। यहाँ अभिक्रिया का वेग है वो क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। हाँ भाई, क्या अच्छा वाला क्वेश्चन आया है, एसिड बेस से क्वेश्चन आया है। लुईस क्षार, प्यारे बच्चों एक बार देख लेते हैं लुईस क्षार क्या होता है, वो देख लेते हैं एक बार। लुईस क्षार किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? दो ही ऐसे एग्जांपल है लुईस क्षार के, बाकी तो एसिड होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। और लुईस क्षार वो होते हैं जिनपे या तो नेगेटिव चार्ज हो, या तो फिर नेगेटिव चार्ज हो, या प्यारे बच्चों इनके पास लोन पेयर हो। तो नेगेटिव और लोन पेयर होने चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव है तो ये वैसे नहीं होगा। यहाँ अष्टक न्यून है तो ये वैसे नहीं है, बोरोन पे लोन पेयर होते नहीं है, क्योंकि बोरोन के भारतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 सीएल के साथ बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ लोन पेयर नहीं होते हैं। जबकि अमोनिया के भारतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसने 3 बंद बना दिया, तो कितने बचे? 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ 1 लोन पेयर होगा, और लोन पेयर है तो प्यारे बच्चों लुईस क्षार होंगे। यहाँ देखते हैं ये भी लुईस एसिड है, ये भी लुईस एसिड है, और AlCl3 भी यही बात है। मैंने एक ट्रिक बताई थी, बेरिलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये ऐसे कंपाउंड है जिनमें अष्टक न्यून होता है, क्योंकि इनके भारतम कोष में 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, ये साझा करते हैं, तो 2 से कितने हो जाएंगे? 4, 3 वाले से कितने हो जाएंगे? 6। इनका कभी भी अष्टक पूर्ण नहीं होता, और जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं?
गाई होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। और यहाँ आपने देखा होगा जिनके पास देने योग्य इलेक्ट्रॉन हो, और देने योग्य इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो, और लोन पेयर किस पर है, अमोनिया पर। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर कौन सा होगा, NH3। चलो 33 क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 33 में देखो, निम्न में से कौन सा कोलाइड, क्या गजब का क्वेश्चन है, कोलाइड का आपको पूछा है। और प्यारे बच्चों ये कोलाइडी सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है। ठोस परिक्षेपण माध्यम, एक बात यह बताता हूं, कोलाइड के लिए आपका एक तो होता है परिक्षिप्त परावस्था, प्यारे बच्चों परिक्षिप्त परावस्था होती है, और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम आपको ऐसे बताऊं, माध्यम की बात करें, माध्यम की बात करें तो प्यारे बच्चों परिक्षेपण माध्यम आपका होता है विलायक। क्या होता है प्यारे बच्चों, विलायक। और परिक्षिप्त परावस्था मान लो विलय होता है, विलय का मतलब विलय कम होता है विलियन में, और विलय क्या होता है, ज्यादा। अब आपको बताओ ठोस तो ज्यादा है, ठोस तो आपका ज्यादा है, ये मान लो इसको ठोस मान लेते हैं, ठीक है। और परिक्षिप्त क्या है, द्रव। इसका मतलब आपका जो कोलाइडी विलियन है उसमें द्रव कम है और ठोस ज्यादा है। प्यारे बच्चों मैं एक बार एग्जांपल बात करता हूँ, पेंट की बात करें, आपने देखा होगा कलर की बाल्टी देखी होगी, आपने कलर लेके आते हो घर से, इंक देख लो, स्याही देख लो, कलर की बाल्टी देख लो, उसमें आपने देखा होगा ठोस कम होता है लिक्विड ज्यादा, जबकि अपन को ठोस ज्यादा चाहिए लिक्विड कम, तो ये तो नहीं होगा। दूध की बात करें, दूध में द्रव और द्रव होता है, इसमें वसा भी द्रव और द्रव, तो ये भी प्यारे बच्चों नहीं होगा। फिर अपना बात करें कोरा, कोरा आपने देखा होगा सर्दियों में आता है, सुबह सुबह कोरे से सामना करना पड़ता है, और कोरा में देखा होगा, कोरा में कोरा ही हो जाता है। कोरा में क्या है प्यारे बच्चों, द्रव होता है, और द्रव तो होता है कम, और प्यारे बच्चों वायुमंडल में गैस होती है ज्यादा, तो ये तो अपने तो गैस तो यहाँ दे रखा ही नहीं है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। तो आपके हिसाब से आंसर 3 तो नहीं है। और प्यारे बच्चों मक्खन, सुबह सुबह दादी मक्खन लेके आती है, लुनिया घी जानते हो जिसको, जिसमें ठोस का भाग ज्यादा होता है और दारू का भाग कम होता है, और उसी को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, मक्खन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की बात करते हैं प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम अयस्क है। प्यारे बच्चों निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम अयस्क है, ये आपको याद रखना है। कायोलिनाइट आपका एग्जाम्पल होगा, डी ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, है ना। ये आपका जिंक का है, ये आयरन का है, ये मेलेकाइट Mg का है, तो ये आपके इसमें Fe प्राप्त होती है, इसमें जिंक प्राप्त होती है, और कायोलाइट में क्या प्राप्त होगा, आपका एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। प्यारे बच्चों ये भी धातु निष्कर्षण वाला चैप्टर से है, और इसमें मांड विधि, प्यारे बच्चों मांड विधि में प्यारे बच्चों निकिल का शोधन किया जाता है। देखो यहां से क्या होता है, अशुद्ध निकिल है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाया जाता है, तो एक संकुल बन जाता है NiCO की होल 4। फिर प्यारे बच्चों ये कम ताप पर होता है, जैसे इसको ये बनने के बाद में ठोस होगा, इसको छान लेंगे, फिर इसको उच्च ताप पर गर्म करेंगे, तो यहां से शुद्ध निकिल प्राप्त हो जाएगी, और 4 कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाएंगे। शुद्ध निकिल जो प्राप्त होगी उसी को प्यारे बच्चों, इस विधि को कौन सी विधि कहते हैं, मांड विधि कहते हैं। प्यारे बच्चों कौन सी विधि की बात करते हैं, मांड विधि की बात करते हैं। और अब आता है क्वेश्चन नंबर 36, और प्यारे बच्चों 36 भी आपका कौन से ब्लॉक से है, एस ब्लॉक से है। कौन से ब्लॉक से है, क्षारीय मृदा धातु की बात करें, और क्षारीय मृदा धातु में आयनों की जलयोजन एंथैल्पी की बात करें, सही जलयोजन एंथैल्पी का सही बढ़ता हुआ क्रम बताना है, जलयोजन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर का आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, यदि साइज बढ़ती है तो जलयोजन एंथैल्पी का मान क्या होगा, जलयोजन एंथैल्पी का मान क्या होगा, घटेगा। तो प्यारे बच्चों अब देखो यहां से स्टेडियम, देखो स्टेडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये तो क्रम है ही नहीं। प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा सेकंड वर्ग बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। तो प्यारे बच्चों आपने देखा होगा ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनकी साइज इंक्रीज होगी, और प्यारे बच्चों साइज इंक्रीज होगी तो इनकी जलयोजन एंथैल्पी का मान क्या होगा, घटेगा। तो आप देखो सबसे कम किसकी होगी, बेरिलियम की, उसके बाद में ये तो ऑप्शन में है नहीं, बेरिलियम की, उसके बाद में स्ट्रांशियम की, उसके बाद में कैल्शियम की, उसके बाद में मैग्नीशियम की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, बेरिलियम की होगी। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा प्यारे बच्चों, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं ये अपने निशा फाउंडेशन की क्वेश्चन बैंक है, उसमें सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, नोट्सों में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों टारगेट बेच के जो भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन सभी का पेपर अच्छा ही होगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की आद्यावस्था, मतलब वही ग्राउंड स्टेट की बात करें, में 4s उपकोष में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्यारे बच्चों 4s कक्षक में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको मैंने ट्रिक बताई थी, याद रखना, ये डी ब्लॉक का है, और आपको यहाँ पीडी की बात करते हैं, और पीडी में प्यारे बच्चों 46 पे आता है, और मैंने ट्रिक बताई थी, याद हो तो, क्रिप्टोन, और यहाँ 5s और 4d। प्यारे बच्चों मैंने एक ट्रिक बताई थी, याद हो तो, यदि निशा फाउंडेशन में पढ़ेगा तो 46 नंबर आएंगे, नहीं पढ़ेगा तो 5s में कितना आएगा, 0,
और फिर 5D में कितने आएंगे 10। तो यहाँ आपने देखा होगा PD में एकमात्र ऐसा है जिसके भारितम कोष में S में इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन है, 5s में 0 है और 5s में 0 है, तो वो कौन सा आएगा PD, प्लेटिनम 46 डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इस बार डी ब्लॉक से थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा ही सेकंड वर्ग से पूछा गया, आज तक 3D श्रेणी से आता है, अब की बार 4D श्रेणी से आया है। अब बात करते हैं 38 क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई, कौन सी सार धातु डाई नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके नाइट्राइड। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा लिथियम व मैग्नीशियम आपस में विकीर्ण संबंध दर्शाते हैं। ये दो ही ऐसे तत्व हैं जो नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नाइट्राइड। तो प्यारे बच्चों इसमें लिथियम आएगा ऑप्शन में। लिथियम क्या करेगा प्यारे बच्चों? लिथियम है वो N2 के साथ, प्यारे बच्चों N2 हाईली अक्रिय गैसें होती है, मतलब उससे सामान्य तापदाब पर क्रिया नहीं करती है। अनस्टेबल गैस, स्टेबल गैस होती है, बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल गैस होती है, किसी तत्व के साथ क्रिया नहीं करती है। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ देखना लिथियम के साथ मिलकर के लिथियम 3N लिथियम नाइट्राइड बनाती है। तो यहाँ कौन सा एग्जाम्पल आएगा? लिथियम वाला आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। बाकी अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा सार धातु ऑक्साइड अनुचुंबकीय है। प्यारे बच्चों ये प्रतिचुंबकीय होंगे, ये प्रतिचुंबकीय होंगे, लेकिन ये पोटेशियम पेरोक्साइड, पोटेशियम सुपरऑक्साइड जो है पोटेशियम, क्योंकि आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये पोटेशियम होता है, और O2 माइनस को मैंने बताया था सुपर ऑक्साइड, क्योंकि O माइनस को क्या बोलते हो? O-2 को बोलते हैं ऑक्साइड, O2 माइनस को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, O2 माइनस 2 को बोलते हैं प्यारे बच्चों प्रोक्साइड। तो यहाँ आ जाएगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। और इसमें क्या होता है? एकमित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अनुचुंबकीय होती है प्यारे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्रोमेट और डाइक्रोमेट। क्रोमेट का सूत्र होता है CrO4-2, डाइक्रोमेट का होता है Cr2O7-2। यदि आप इसका ऑक्सीडेशन निकालोगे तो इसका ऑक्सीडेशन निकाल लेते हैं। अभी देखो क्रोमियम का निकालना, तो इसको मान लिया X, एक ऑक्सीजन पे होता है -2, तो 4 पे कितना होगा? -8, इक्वल में कितना है? -2। इधर भेज दो यहाँ से, तो 8 - 2 बराबर कितना आएगा? +6 आएगी। चलो इसकी भी बात करते हैं। यहाँ क्रोमियम कितने हैं? 2, तो 2x, एक ऑक्सीजन पे -2, तो 7 पे कितना आएगा? 14 माइनस, इक्वल कितने होंगे? -2, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 14 - 2, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर हो जाएगा 12 है, और x बराबर क्या होगा? 12/2, तो कितना जाएगा? +6। यहाँ भी +6, यहाँ भी +6, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों 10 क्वेश्चन आपके सोहेल के एलन सर ने बताए, और 11 से लेकर के 40 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चनों का आंसर मैंने बताया। बहुत इजी पेपर था, बहुत शानदार था। जेट के इतिहास में केमिस्ट्री का सबसे इजी पेपर है, तो कट ऑफ तो हाई जाएगी। प्यारे बच्चों निराश ना हो, अच्छा होगा आपका। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका पेपर अच्छा होगा, अच्छा हुआ है, और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। धन्यवाद। अब मैं आपको बायोलॉजी के सर मोहन जी सर को बुला रहा हूँ। मोहन जी यादव सर आपको बायोलॉजी की आंसर की बताएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव को और शेयर कर दीजिए। बायोलॉजी के किंग आ गए हैं मोहनलाल जी सर। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अभी एलन सर और BRG सर ने आपको केमिस्ट्री का पेपर सोल्व करवाया, और सर ने साथ में आपको ये भी बताया कि इस बार जो है वो जेट के इतिहास का पहली बार ऐसा पेपर आया है कि इतना इजी है, और कट ऑफ जो है वो हाई जाने की संभावना है। अब मैं आपको बायोलॉजी की जो क्वेश्चन है वो सोल्व करवाऊँगा। जैसे आप देखिए बेटा, सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी विधियों का उपयोग करके आनुवांशिक दोष को ठीक करने को विशेष रूप से क्या कहते हैं। अगर आप देखिए बेटा, तो सीधा सिंपल है, ये बायोटेक से लिया गया प्रश्न है कि जब हम देखते हैं कि कोई दोषपूर्ण जीन होती है तो उसके उपचार के लिए हम जीन थेरेपी तकनीक का उपयोग करते हैं, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से हम जो दूषित जीन होती है या दोषपूर्ण जीन होती है उसको हटा देते हैं, और उसकी जगह पर वांछित जीन को प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। तो ये तकनीक कहलाती है बेटा जीन थेरेपी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके क्वेश्चन है, आपके 12th बायो की AG बायो की बुक से 6th चैप्टर का फर्स्ट ही डिजीज है। उसमें आप देखिए बेटा, बाजरे के अंदर मर्दुरोमिल आसिता, जिसको आपने हरित बाली रोग भी कहा है, और इसका रोगजनक पूछा है कि रोगजनक कौन है। तो राइट आंसर है बेटा स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। राइट आंसर जो है आपके बेटा वो है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आप देखिए बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और ये भी आपकी ही की बुक से
बाकायदे से उठाकर प्रश्न दिए हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है बेटा, आप देखें कि बोर्डो मिश्रण किसका बना होता है। तो आपने देखा था कि 5th जो चैप्टर है उस चैप्टर में आपने देखा प्रोफेसर मिलार्डे जो थे उन्होंने बोर्डो मिश्रण का निर्माण किया था और उनमें 3 कंपोनेंट थे बेटा। फर्स्ट था कॉपर सल्फेट, चूना और पानी। तो राइट आंसर है बेटा आपका कॉपर सल्फेट, चूना और पानी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले हम। साइट्रस कैंकर डिजीज, साइट्रस कैंकर जो है वो रोग किससे होता है। तो आप ही की बुक से 12th की बुक से 8th जो चैप्टर है आपका बेटा उसका फर्स्ट जो डिजीज है वही डिजीज आप देखिए, जो आप देखेंगे बेटा सिट्रस जो कैंकर है उसका कारण है बेटा जेंथोमोनास सिट्राई। और आपने पढ़ा था इसके अंदर जेंथोमोनास जो आपने है एक्जिनोपोडिस पैथोवार सिट्राई पूरा नाम। तो इसके अंदर आपको दे रखा है बेटा जेंथोमोनास सिट्राई जो है इसका रोग का कारण है। तो बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन दे रखे बेटा आपके और बहुत ही इजी पेपर है। अब आगे वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देखो जो है क्रूसीफेरस पौधों में लगने वाले श्वेत कीट व्हाइट रस्ट जो डिजीज है, व्हाइट रस्ट जो डिजीज है बेटा उसका कारक पूछा है। ये रोग किसके कारण होता है बेटा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमने पढ़ा था एजी बॉय का 7th चैप्टर बेटा। और 7th चैप्टर में आपने देखा था एक डिजीज थी बेटा व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड। और आपने पढ़ा था उसका पैथोजन कौन था बेटा एल्बुगो कैंडिडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा कौन एल्बुगो। राइट आंसर कौन हो गया बेटा एल्बुगो। बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा आप ही की बुक से 12th की बुक से, शानदार शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो बेटा वर्गीकी के लिए मूलभूत प्रक्रियाएं, ये बात आ रही बेटा टेक्सोनोमी की। जब हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो उसकी मूलभूत जो है प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है बेटा। तो सबसे पहले आप देखो बेटा इसका बहुत ही शानदार आंसर लक्षणांकन, यानी कि हम पहले उस जीव के लक्षणों का निर्धारण करते हैं, उसके बाद बेटा उसकी पहचान की जाती है, फिर वर्गीकरण और नामकरण। तो वर्गीकी के लिए मूलभूत जो प्रक्रियाएं होती हैं इसका राइट आंसर बेटा फर्स्ट ऑप्शन ही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। उसके बाद देखो बेटा बीच बीच में प्योर बायोलॉजी की क्वेश्चन भी है और शानदार शानदार क्वेश्चन है जो आपको इजीली आ रहे हैं। और आई होप कि आपने बायोलॉजी के अंदर 40/40 किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते बेटा। तो आप देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है बेटा 7th नंबर का क्वेश्चन, वो आप देखिए बेटा। तो ये आपके दे रखा है किसमें से, आप देखें तो एनिमल टिश्यू का क्वेश्चन है बेटा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एनिमल टिश्यू का। आप देखो बेटा पेट और आंत, यानी कि हमारे पेट और आंत की जो परत होती है इनर लाइनिंग होती है, उस इनर लाइनिंग में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो आपने देखे ऑप्शन देखो बेटा सल्की घनाकार उपकला, स्तंभाकार घनाकार उपकला। उसके बाद हम देख रहे बेटा केवल स्तंभाकार उपकला, केवल घनाकार उपकला। तो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है बेटा स्टोमक होता है जिसकी इनर लाइनिंग होती है उसमें मेनली कोल्यूमिनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा सी ऑप्शन, केवल स्तंभाकार उपकला पाया जाता है। तो बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आ रहे बेटा और बहुत इजी क्वेश्चन भी है। अगर आप देखें तो बहुत ही मजेदार पेपर है। अब आगे हम चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है बेटा ये अमीबा के बारे में है। अगर आप देखें तो ये अमीबा के न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। आप देखो कि अमीबा में पोषण का तरीका कैसा है। तो आप देखो अमीबा के अंदर पोषण हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो अमीबा जो है अपने पोषक पदार्थों को यानी जो फूड होता है उसको स्यूडोपोडिया की हेल्प से यानी कि कूट पादों की सहायता से क्या करता है बेटा ग्रहण करता है। अब आपने पढ़ा है कि जो अमीबा है बेटा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेलर में आपने देखा कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है फूड को एनगल्प करती है, निगलती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन से अगर क्या किसी चीज को ग्रहण किया जाता है, फूड को ग्रहण किया जाता है, उसको हमने कहा था बेटा फेगोसाइटोसिस। फिर दूसरी बात आती है इसमें ऑप्शन फर्स्ट दे रखा बेटा जी को होलोजोइक, और यह फेगोसाइटोसिस द्वारा भोजन ग्रहण करता है। फर्स्ट ही ऑप्शन इसका राइट आंसर बेटा। अब होलोजोइक का मतलब क्या है बेटा, होलोजोइक का मतलब होता है प्राणी सम, यानी कि प्राणियों के समान। जैसे प्राणी जैसे कि हम है बेटा, पशु है, अन्य जीव है, तो प्राणी क्या कर रहे हैं अपने भोजन को क्या करते बेटा, जैसे तरल भोजन हो या ठोस भोजन हो उसको निगलता है।
और उस प्रक्रिया को हम जैसे उस प्रक्रिया के समान जो जीव होंगे वो क्या होंगे बेटा, प्राणी सम, तो होलोजोइक। और यह फेगोसाइटोसिस द्वारा अपना भोजन क्या करता है बेटा, ग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन हो जाएगा बेटा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। फिर बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। 9th जो आपके 12th एजी बायो से अर्थवर्म वाले चैप्टर से क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा सिंपल सा। आप क्वेश्चन देखिए बेटा, निम्न केचुए में निम्नलिखित में कार्यों के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। नीचे हमको कार्य दे रखे हैं बेटा कि कौन कौन से कार्य हैं, जैसे 4 कार्य दे रखे हैं और इनमें से ये पूछ रहा है कि कौन से कार्य के लिए अर्थवर्म के अंदर ऑर्गन ही नहीं है। तो सीधा सिंपल है बेटा, आप देखो पोषण फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बेटा। तो आपने पढ़ा था कि अर्थवर्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, पाचन तंत्र पाया जाता है। तो पाचन तंत्र है तो किससे रिलेटेड हो गया बेटा, पोषण से। फिर आपने पढ़ा था बेटा परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपने पढ़ा था, और अर्थवर्म के अंदर क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है। फिर आप देखो बेटा थर्ड गति, लोकोमोशन, तो आपने पढ़ा था, आपको याद हो बेटा कि इसके प्रत्येक सेगमेंट पर फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलम रीजन को छोड़कर हर सेगमेंट पर सीटी प्रेजेंट थी, सूक प्रेजेंट थी, और सूक किससे रिलेटेड करती है बेटा, गति। उसके बाद में आप देखो बेटा लास्ट ऑप्शन दे रखा है बेटा श्वसन, और आपने पढ़ा था अर्थवर्म के अंदर कोई श्वसन अंग नहीं पाया जाता, बल्कि इसमें श्वसन किसके थ्रू होता है बेटा, अर्थवर्म में श्वसन होता है त्वचा के द्वारा। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा बेटा, श्वसन, अर्थात श्वसन के लिए कोई विशेष अंग या ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। उसके बाद आप देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके 3rd चैप्टर से लिया गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां पर कुछ बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है बेटा। कंफ्यूजन इसलिए हो सकती है कि आप देखें कि जो आपकी बुक में चीज दे रखी है वो चीज यहां पर आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब मिलेगी। आप देखो बेटा पर्सन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्हाइट गर्भ, व्हाइट गर्भ से मतलब बेटा सफेद लट, सफेद लट के लिए सही है बेटा। तो आप देखो कि व्हाइट गर्भ के लिए कौन सा जो आपको आंसर दे रखा वो सही है। फर्स्ट दे रखा बेटा गण, ऑर्डर दे रखा है व्हाइट गर्भ का कोलियोप्टेरा, और फिर फैमिली कुल दे रखा है बेटा इसका रेबिडे। दूसरा ऑप्शन आप देखें कोलियोप्टेरा और कुल है बेटा केराबिडे। तीसरा ऑप्शन देखो बेटा ऑर्डर दे रखा हाइनोप्टेरा और कुल है बेटा इचनेमोइनिडे, और फोर्थ ऑप्शन है बेटा हाइनोप्टेरा और कुल है ब्रेकोनिडे। अब आपने पढ़ा था बेटा 3rd चैप्टर में, और आपको अच्छी तरह से याद है कि व्हाइट गर्भ का जो ऑर्डर है वो कोलियोप्टेरा है, और फैमिली जो आपने पढ़ी थी वो पढ़ी थी बेटा मेलेनोनथिडी, जो बुक में दे रखा है। उसी मेलेनोनथिडी से व्हाइट गर्भ जो है, व्हाइट एंट जो है, अगर सॉरी व्हाइट गर्भ जो सफेद लट है उसकी फैमिली का नाम है बेटा स्कारेबीडे। तो राइट जो आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, ऑर्डर होगा कोलियोप्टेरा और जो फैमिली है वो है बेटा स्कारेबीडे। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैंने लास्ट में जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ था तो सभी को मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए थे, और उन प्रश्नों के अंदर ये क्वेश्चन भी था बेटा, ऐसा कैसा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बेटा अगला, ये भी 3rd चैप्टर से ही लिया गया बेटा आपका क्वेश्चन है खपरा भृंग, जो खपरा बीटल है बेटा कि जीवन चक्र की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अनाज को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। तो आपने पढ़ा था बेटा खपरा बीटल। खपरा बीटल जो है बेटा ये मुख्यतः जो अनाज जो है उसको भेद कर जो दाना होता है उस दाने के एम्ब्रियो वाले पार्ट को खा जाता है। और आपने पढ़ा था कि खपरा बीटल की केवल भृंगक अवस्था क्या होती है बेटा, हानिकारक होती है। उसी भृंगक अवस्था को हम क्या कह रहे हैं बेटा यहाँ पर लार्वा अवस्था। तो केवल क्या आएगा बेटा लार्वा अवस्था। इसका आंसर हो गया बेटा कौन, 11th क्वेश्चन का आंसर है बेटा बी ऑप्शन। आप देखिए बेटा केवल लार्वा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा। इसी प्रकार आप देखिए बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है 12th नंबर का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके 4th चैप्टर से लिया गया है, इंसेक्ट कंट्रोल वाले चैप्टर से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपने अच्छी तरह से पढ़ा भी है और आपने बहुत ही शानदार इसका आंसर किया है। अब आप देखिए बेटा क्वेश्चन है कीट एवं रोग प्रबंधन, कीट एवं रोग प्रबंधन के संदर्भ में फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन बेटा, फसल प्रणाली का अध्ययन किस श्रेणी के अंतर्गत किया जाता है। तो फर्स्ट जो वर्ड आ गया बेटा उसी को देखकर आपको आंसर कर देना चाहिए था, फसल चक्र। फसल चक्र किसमें अपनाते हैं हम, कौन सी जो विधि है कीट नियंत्रण की जिसमें क्रॉप रोटेशन अपनाया जाता है बेटा। तो राइट आंसर आता है बेटा कृष्ण विधि यानी कि कल्चरल मेथड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन 4th चैप्टर से दे रखा है। अगला क्वेश्चन फिर से आप देखिए बेटा अर्थवर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, बहुत ही शानदार।
बट इस वाले क्वेश्चन में आप थोड़ा सा अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको हेजिटेशन हो सकता है, क्योंकि यहां पर आपको जो दिए गए हैं वो जो स्पीसीज है उसके आपने नाम नहीं देखे, अभी पढ़े भी नहीं, केवल आपका जाना पहचाना केवल एक नाम है। आप देखो प्रश्न जो पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है बेटा कि केचुए की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति, कौन सी स्पीसीज है जो व्यावसायिक वर्मी कास्टिंग के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि वर्मी कंपोस्ट जो हम बना रहे हैं, वर्मी कास्टिंग जो बना रहे हैं केचुए की खाद, उसके निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप देखो बेटा, फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है लुम्ब्रिकस रूबेलस, इसी प्रकार दूसरा दे रखा है बेटा आप देखें लुम्ब्रिकस रूबेलस है, यूड्रिलस यूजेनिया है, और थर्ड जो ऑप्शन है बेटा इसेनिया फेटिडा। ये तो तीनों जो जातियां हैं बेटा, ये तीनों ही जातियां सरफेस पर पाई जाने वाली जातियां हैं। मुख्यतः ये डिट्राइट्स में यानी कि कार्बनिक पदार्थों में निवास करती हैं। परंतु जो सी ऑप्शन आपको दिख रहा है, जो आपके बुक में अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम है फेरेटिमा पोस्तुमा बेटा, ये जो होता है बेटा ये बिलकारी होता है, बिलों के अंदर निवास करता है बेटा, बिलकारी होता है, गहराई में होता है बेटा। जबकि वर्मी कंपोस्ट के लिए मेनली आपको चाहिए बेटा सरफेस पर रहने वाला। तो आप अगर देखें बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेटा फेरेटिमा पोस्तुमा, फेरेटिमा पोस्तुमा। उसके बाद आप देखिए बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन आपके फिर से थर्ड चैप्टर से आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखो कि थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर आपकी एजी बायो की बुक से बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा दीमक की कौन सी जाति या स्पीसीज जो है मुख्य रूप से फसलों और लकड़ी की संरचनाओं को आर्थिक क्षति पहुंचाती है। जो हमारी लकड़ी के बने हुए सामान होते हैं या हमारे जो फसली पादप होते हैं, उन पादपों को या फिर लकड़ी के सामान को जो दीमक है उसकी जो अलग अलग स्पीसीज थी, यानी कि जो इसकी एक कॉलोनी थी, उस कॉलोनी के जो अलग अलग टाइप के मेंबर्स थे, उन मेंबर्स में सबसे ज्यादा हार्म कौन करती है। फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए बेटा केवल सैनिक, तो आपको पता बेटा सैनिक का कार्य होता है कॉलोनी को प्रोटेक्ट करना, तो ये पॉसिबल नहीं बेटा। यहां पर आपको दे रखा बेटा सेकंड ऑप्शन श्रमिक और सैनिक, तो फिर यहां पर एक वर्ड और आ गया बेटा सैनिक, तो सैनिक का तो फंक्शन ही क्या बेटा कॉलोनी को प्रोटेक्ट करना, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद में देखा बेटा केवल श्रमिक, ये राइट आंसर है बेटा, क्योंकि पूरी कॉलोनी के लिए बेटा जो कार्य करने होते हैं, पोषण से संबंधित कार्य होते हैं, कॉलोनी बनाने में सहायता करने में जो होता है वो सारे कार्य कौन करते हैं बेटा श्रमिक करते हैं। तो आप देखो दीमक की जो श्रमिक वाली जो है अवस्था या श्रमिक जो सदस्य होते हैं वो फसली पादपों को साथ ही साथ हमारे घरेलू जो लकड़ी के सामान होते हैं उनको हानि पहुंचाते हैं। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है बेटा। और जैसे कि बीआरजी सर ने अभी बताया था आपको कि इस बार इतना इजी पेपर आया है कि कट ऑफ हाई जाएगी, और रियली में तीनों सब्जेक्ट के जो पेपर हैं बहुत ही शानदार और इजी टाइप के क्वेश्चन आए हैं। हालांकि हो सकता है कि आपके प्रश्नों को समझने के अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके द्वारा अगर आपके प्रश्न गलत हो, अन्यथा कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपका गलत हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्यों आप क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला जो क्वेश्चन आता है बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और ये फिर से आप देखोगे बेटा तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको फोर्थ चैप्टर में मिलेगा, आपको इंसेक्ट कंट्रोल वाले में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप देखिए बेटा निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राकृतिक पादप आधारित कार्बनिक कीटनाशी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सारे जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, सारे ऑप्शन आपको ऐसे लग रहे हैं कि ये मेरा पढ़ा हुआ है, ये मेरे को आता है, और शानदार क्वेश्चन है। अब आप देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा बेटा एबामेक्टिन, सेकंड ऑप्शन दे रखा बेटा पायरेथ्रम, थर्ड है बेटा स्पाइनोसेड, और फोर्थ है बेटा मेलाथियान। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा। और ये जो वर्ड है चारों ऑप्शन आपने देखे, चारों के चारों आपके ऐसे लग रहे हैं बेटा कि ये सारे मेरे को देखे हुए पढ़े हुए आंसर हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। आपने पढ़ा था प्राकृतिक पादप आधारित, मेन जो वर्ड है बेटा हमारा है कौन सा प्राकृतिक पादप आधारित। तो यहां पर आप देखोगे बेटा तो राइट आंसर आएगा बेटा पायरेथ्रम। कौन सा आंसर हो गया बेटा पायरेथ्रम हो गया। उसके बाद आप देखो बेटा जैसे एबामेक्टिन है, साइनोसेड है, ये दोनों भी नेचुरल कार्बनिक कौन है बेटा कीटनाशक है, परंतु ये दोनों के दोनों ही जो हैं एबामेक्टिन और स्पाइनोसेड ये जीवाणु से प्राप्त किए जाते हैं बेटा। जबकि हमें प्रश्न में पूछा बेटा प्राकृतिक पादप आधारित। इसके अलावा बेटा मेलाथियान जो है ये कृत्रिम यानी कि संश्लेषित क्या है बेटा एक कीटनाशी है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है
फोर्थ जो आपका है चैप्टर उसी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, पानी में घुलनशील विटामिन है, पानी में घुलनशील विटामिन है। आपने पढ़ा बेटा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसके अंदर हमने पढ़ा था बेटा विटामिन, और सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, विटामिन जो है बी और सी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होती है, जबकि बेटा आपने पढ़ा था ए, डी, ई और के ये लिपिड में सोल्यूबल होती है, वसा में घुलनशील होती है। तो अब आप देखो बेटा इन चारों ऑप्शन में आपको सबसे जो आपका आंसर है वो है विटामिन बी, यानी कि बी और सी क्या होती है बेटा, वाटर सोल्यूबल होती है, जबकि ए, डी, ई और के ये क्या होती है बेटा, फैट सोल्यूबल होती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद में आप देखो बेटा नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है 17 क्वेश्चन, ये आपके मेनली अगर हम बात करें बेटा कि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड भी मान सकते हो आप, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। उच्चतर जंतुओं के अंदर गैस विनिमय केवल निम्नलिखित अंगों में होता है। तो गैस विनिमय जो होता है बेटा वो निम्नलिखित अंगों में होता है। अगर आप देखोगे बेटा तो अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, पर कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें ऐसा लग रहा है कि इनमें हो सकता है, परंतु उसका दूसरा जो पार्टनर है साथ में दे रखा है उसमें नहीं हो रहा। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन ही देखो बेटा, श्वसन जो है ब्रेंकियोल्स, इसमें गैसों का एक्सचेंज होता है, परंतु ट्रेकिया में नहीं होता बेटा, श्वास नली में नहीं होता। दूसरा ऑप्शन भी दे रखा बेटा श्वास नली, इसमें भी नहीं होता, ब्रोंकाई में भी नहीं होता। तो मेनली गैस का जो एक्सचेंज होता है वो होता है बेटा किसमें, एल्वियोलर सेक में, यानी कि वायु कूपिका में। तो 17वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो गया बेटा कौन सा, एल्वियोलर थैली। क्लियर बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसी प्रकार अगला आप देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है, या हम कह बेटा कि ब्लड वाले टॉपिक से रिलेटेड है। और सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा बेटा मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। सीधा सिंपल, तो आपने पढ़ा था, आपको याद हो, मानव ब्लड के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा होता है बेटा उसके अंदर आपने पढ़े थे अलग अलग प्रकार के जो होते हैं लवणस होते हैं, और उनमें था सोडियम क्लोराइड मेन था, जिससे ब्लड प्लाज्मा का जो पीएच था वो हमारा था बेटा हल्का क्षारीय, यानी कि 7.35 से लेकर 7.45 तक था। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा बेटा, पीएच मान हो गया बेटा हल्का क्षारीय, जिसको हम नॉर्मली लिख देते बेटा 7.4। तो हमारे ब्लड का पीएच मान कितना हो गया 7.4, और राइट आंसर कौन हो गया बेटा बी। इस प्रकार से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा। आगे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे बेटा 19 क्वेश्चन, और ये 19 जो क्वेश्चन है बेटा ये वाला क्वेश्चन आपके ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है या ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, या हम कहें बेटा कि आपके जेट का जो एम्ब्रोलॉजी वाला टॉपिक है उस टॉपिक से लिया गया है। और ये जो आपके है स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। पर्सन पूछ रहा है बेटा शुक्राणु का जो एक्रोसोम है बेटा, एक्रोसोम जिसको हम बोलते हैं बेटा अग्रक पिंडक या अग्रपिंडक एक्रोसोम, किससे निर्मित होता है, इसका फॉर्मेशन किससे हो रहा है। तो आपने पढ़ा था बेटा कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, शुक्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है बेटा, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस जो होता है और एक स्पर्मियोजेनेसिस होता है। जब स्पर्मियोजेनेसिस होता है तो बेटा स्पर्मेटिड जो होता है उसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है, उसी मॉडिफिकेशन के दौरान स्पर्मेटिड का जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वही गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक्रोसोम का निर्माण करता है। तो सीधा सिंपल है बेटा, राइट आंसर है बेटा प्राके शुक्राणु, प्राके शुक्राणु का गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक्रोसोम का क्या करता है बेटा, निर्माण करता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा। अगला जो क्वेश्चन है हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही टॉपिक से क्वेश्चन है बेटा। ये वाला क्वेश्चन आप देखिए बेटा, अंडो उत्सर्ग की शुरुआत के दौरान हार्मोनल स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि रिलेटेड है क्वेश्चन है ओव्यूलेशन से। ये ओव्यूलेशन के दौरान अगर हम बात करें बेटा कि शुरुआती स्टेज के अंदर कौन सा हार्मोन किस कंडीशन में होता है, कौन से हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होता है, कौन से हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है, या कौन से हार्मोन के सिक्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आते। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा बेटा प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ता है, सही बात है, लेकिन एस्ट्रोजन का नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है जबकि प्रोजेस्टेरोन का स्तर क्या होता है बेटा, घटता है। प्रोजेस्टेरोन का स्तर घटता नहीं है बेटा, एस्ट्रोजन दोनों का स्तर एक साथ क्या होता है बेटा, बढ़ता है। नहीं बेटा, यहां पर एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है लेकिन प्रोजेस्टेरोन का नहीं। तो राइट आंसर होगा बेटा कौन सा, डी, एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है लेकिन प्रोजेस्टेरोन का नहीं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो अंडोत्सर्ग के दौरान अगर हम बात करें बेटा, अंडोत्सर्ग के पहले हार्मोनल जो स्थिति होती है
वो आपने देखी। उसके बाद बेटा आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये प्लांट टेक्सोनोमी से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। अगर आप देखो, वैसे आप टेक्सोनोमी में ले सकते हो, उसको डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि जो टेक्सोनोमी में है क्लासिफिकेशन दिया गया है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन दिए थे। तो उनमें से अगर हम बात करें बेटा, ये प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने आवर्तबीजी पौधों के लिए कृत्रिम वर्गीकरण का या कृत्रिम वर्गीकरण तंत्र का प्रस्ताव रखा। जैसे हमारे पास में 4 साइंटिस्ट जो अलग अलग है, ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, आर.एच. व्हिटेकर है, बेंथम हुकर है, कैरोलस लीनियस है और एंगलर और प्रांटल है। प्रश्न पूछ रहा है इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने आवर्तबीजी जो पादप है उनके लिए कृत्रिम वर्गीकरण तंत्र प्रस्तावित किया था। अब आप देखो बेटा कि कृत्रिम जो वर्गीकरण है उसमें सरफेसली जो कैरेक्टर्स होते हैं, सतही जो लक्षण होते हैं, उनके आधार पर या 1 या 2 सतही जो कैरेक्टर होते हैं उनके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि पुष्प के अंदर आप देखो जायांग है और पुमंग है और उसकी स्थिति कैसी है, उसी के आधार पर वर्गीकरण, और ये वर्गीकरण दिया था बेटा कैरोलस लीनियस ने। तो राइट आंसर है बेटा कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने सतही लक्षणों के आधार पर आवर्तबीजी पादपों के लिए कृत्रिम वर्गीकरण तंत्र की क्या की थी बेटा, प्रस्तावना दी थी। उसके बाद में अगला बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके फ्लोरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है बेटा। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप देखो प्रश्न पूछ रहा बेटा कि एक पूर्ण पुष्प में यानी कि कंप्लीट पुष्प के 4 चक्कर कौन कौन से होते हैं। तो एक कंप्लीट जो फ्लावर होता है बेटा उसके अंदर अगर आप देखो 4 साइकिल्स होते हैं, या मैं कहूँ बेटा कि 4 पार्ट्स होते हैं। उन 4 पार्ट्स में आप देखो कि 2 जो होते हैं असेंशियल होते हैं, जबकि 2 जो ऑर्गन होते हैं या 2 पार्ट जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं। आप देखो सबसे बाहर की तरफ फ्लावर के जो आपको ग्रीन वाला पार्ट दिखता है जिसको हम बोलते हैं बेटा कैलिक्स यानी कि बाह्य दलपुंज। फिर आपके पुष्प में आपको रंग बिरंगी पंखुड़ियां सी दिखती है बेटा जिसको हम बोलते हैं दलपुंज यानी कि कौन बेटा, कोरोला। कोरोला के अंदर आपको दिखता है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि एंड्रोसियम, और सबसे अंदर की तरफ होता है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गाइनोसियम। तो ये 4 पार्ट होते हैं एक फ्लावर के। तो आप देखिए बेटा बहिर्दलपुंज नहीं बेटा, यहीं पे गलत हो गया। सेकंड में आप देखो बेटा बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो राइट आंसर कौन सा हो गया बेटा, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, फ्री माइंड होके आराम से किए जाने वाले, बिना सोच विचार के, ज्यादा लोड लिए आराम से करने वाले क्वेश्चन थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार पेपर आया है। हालांकि इस शानदार पेपर के तहत थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि कट ऑफ हाई जाएगी, जो आपके कैंपस है उनके लिए तो मेरे हिसाब से बहुत ही हाई जाएगी। लमसम आप देखो 380 से लेकर 400 तक कट ऑफ रहेगी कैंपस की। फिर भी आगे है, देखते हैं हम क्या होता है। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके जो है, वैसे हम बोल सकते हैं बेटा ये सेल बायोलॉजी से रिलेटेड भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बोले बेटा कि ये वाला क्वेश्चन है वो प्लांट फिजियोलॉजी से भी रिलेटेड हो सकता है। अब देखो बेटा सीधा सिंपल दे रखा बेटा हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के कौन से भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है, सीधा सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन। तो आपने देखा कि क्लोरोफिल के अंदर कहां प्रेजेंट है, तो क्लोरोप्लास्ट में हरित लवक में क्या होता है बेटा कि हरित लवक जो होता है उसमें आपने देखा था बेटा कि थाइलेकोइड्स होती है, गोल गोल सिक्कों की जैसी संरचनाएं जिनको हमने थाइलेकोइड कहा था। जब थाइलेकोइड ढेरी के रूप में हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाती है, तो इसको आपने कहा था बेटा ग्रेना। और ग्रेना के अंदर जो ग्रेना की झिल्ली होती है उस झिल्ली के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा कौन, ग्रेना। ग्रेना के अंदर कौन प्रेजेंट होता है बेटा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है बेटा कि प्लांट जो ग्रोथ रेगुलेटर है या प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने पढ़ा है कि प्लांट जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं या प्लांट हार्मोन्स होते हैं जिनको आप ग्रोथ रेगुलेटर भी बोलते हो। मेनली हम इनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, वर्दी करने वाले, वर्दी को रोकने वाले। क्वेश्चन पूछ रहा है हमें निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्दी अवरोधक हार्मोन है। तो प्लांट रेगुलेटर हार्मोन में कौन सा बेटा ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्लांट की वर्दी को रोकता है। तो आप देखो बेटा जिब्रेलिन वर्दी को बढ़ाने में सहायक है, ऑक्सीन वर्दी को प्रेरित कर रहा है बेटा, साइटोकाइनिन वर्दी सेल डिवीजन को बढ़ा रहा है। तो एब्सिसिक एसिड बेटा राइट आंसर कौन हो गया, एब्सिसिक एसिड है, जिसको आप तनाव हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन क्या करता है बेटा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर बाधा करता है। जब वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है तो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, बंद कर देता है। तो एब्सिसिक जो अम्ल है ये इसका राइट आंसर हो गया बेटा। अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा
अब देखो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ये जो दोनों है इनमें पर्सन पूछ रहा है बेटा कि इन दोनों में अंतर कौन सा है। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा अंतर है जो दोनों में सेम नहीं है। तो आप देखो बेटा स्त्रीधानी यानी कि आर्किगोनिया, सेकंड ऑप्शन दे रखा बेटा फ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स यानी कि कसाबी के पुमनो या एंथ्रीजोइड्स, और जो आपके दे रखा बेटा इंडिपेंडेंट गेमिटो जो है फाइट। ये जो तीनों ऑप्शन देख रहे हैं बेटा ये ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट दोनों में देखने को मिलते हैं। ये तीनों ऑप्शन यानी कि स्त्रीदानी भी है, कसाबी की है, पुमनु है और स्वतंत्र युग्मकोद्भिद, ये तीनों ब्रायोफाइट में भी प्रेजेंट है और टेरिडोफाइट में भी प्रेजेंट है। और नेक्स्ट ऑप्शन आप देखो बेटा संवहनी उत्तक का अभाव। संवहनी उत्तक का अभाव क्या है बेटा, आपने पढ़ा था कि जो वेस्कुलर बंडल है जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले कौन से प्लांट्स में आया बेटा, टेरिडोफाइट्स में। इसका मतलब ब्रायोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि वेस्कुलर जो टिश्यू होते हैं वो नहीं पाए जाते। तो राइट आंसर कौन सा हो गया बेटा इसका, संवहनी उत्तक का अभाव। तो दोनों में डिफरेंस हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है बेटा, सेल डिवीजन का, और शानदार क्वेश्चन है। पर्सन पूछ रहा बेटा कि क्रॉसिंग ओवर कहां होता है। अब क्रॉसिंग ओवर कहां होता है, तो क्रॉसिंग ओवर अगर आप देखें बेटा यहां पर हिंदी वाला जो आपको मीनिंग है ये पूछ रहा कहां होता है, जबकि अंग्रेजी में आप देखें क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन, क्रॉसिंग ओवर किन के बीच में होता है, मीनिंग ये है। जबकि इसका हिंदी जो रूपांतरण है उसमें ये जो कहां वर्ड है ये अलग है, अलग मीनिंग दे रहा है बेटा। तो आप देखो क्रॉसिंग जो ओवर होता है बेटा, आपने पढ़ा था सेल डिवीजन के दौरान जो प्रोफेज फर्स्ट होती है उस प्रोफेज फर्स्ट की जो उप अवस्थाएं होती है पेकाइटिन अवस्था, उसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम उनके नॉन क्रोमेटिड जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो राइट आंसर होगा बेटा समजात गुणसूत्र यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम के कौन से बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। तो क्रॉसिंग ओवर कहां हो रहा है बेटा, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है बेटा जो आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक द्विसंकर संकरण में यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जिसके अंदर आपको सिंबॉलिक रूप से आपको रिप्रेजेंट कर रखा है बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये जो जनक दे रखे हैं तो इन जनकों में पूछ रहा बेटा कि प्रत्येक जनक के अंदर जो प्रत्येक ईच जो पेरेंट है उस पेरेंट में कितने प्रकार के गेमीट बनेंगे, हाउ मेनी टाइप गेमीट फॉर्मेशन करेंगे बेटा ये। तो आप देखो सीधा सिंपल सा बेटा 2 की पावर n, आपने पढ़ा था बेटा कि 2 की पावर n, n का मतलब क्या है बेटा, विषम जो जीन है वो कितने हैं। तो सीधा सिंपल आप देखो विषम जीन कितने बेटा, इसके अंदर 2 है, तो 2 की पावर कितनी बेटा 2। तो आप अगर करें हैं इसकी पावर लगाते हैं तो क्या करेंगे बेटा 2 × 2, तो आंसर आ जाएगा बेटा 4। तो राइट आंसर होगा बेटा कौन 4। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला जो पेरेंट है वो 4 टाइप के गेमीट का फॉर्मेशन करता है बेटा, 4 प्रकार के गेमीट बनाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसके बाद में आप देखो बेटा जो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, उसके अंदर जो खासकर जो वायवीय श्वसन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा वायवीय श्वसन के अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है, लास्ट में इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव करता है। तो आपने पढ़ा था बेटा, आपको याद हो श्वसन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस था, क्रेब्स चक्र था, और उसके बाद में आपने देखा था बेटा ईटीएस सिस्टम होता है। और ईटीएस सिस्टम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं अलग अलग ग्राहियों से गति करते हुए आगे बढ़ते हैं तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ग्रहण करने वाला ग्राही कौन होता है बेटा, ऑक्सीजन होता है। और ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, उसको ग्रहण करके जल के अणु का क्या करता है बेटा, निर्माण करता है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन। तो वायवीय श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है बेटा, ऑक्सीजन होता है, O होता है, O2 होता है, जो किसका बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्रहण करके जल के अणु का क्या कर लेता है बेटा, निर्माण कर लेता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखिए बेटा, थोड़ा इस वाले क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन है कुछ बच्चे इसको अगर एनसीईआरटी उन्होंने पढ़ी है थोड़ी बहुत तो ये क्वेश्चन आपको राइट कर सकता है बेटा, पर थोड़ा बहुत होता है। आप क्वेश्चन देखिए बेटा, जो आपके इकोसिस्टम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है फूड चेन से। अपराध खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। सीधा क्वेश्चन पूछा बेटा, अल्टीमेट मेन वर्ड है बेटा ये वाला, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डेट्राइड फूड चेन इज। अब आप देखो बेटा, आपने पढ़ा अपराध खाद्य श्रृंखला जो है वो प्रारंभ होती है अपराध से, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से स्टार्ट होती है,
डेट्राइड से स्टार्ट होती है, परंतु डेट्राइड का फॉर्मेशन किससे हो रहा है बेटा? डेट्राइड का फॉर्मेशन होता है एनिमल से, प्लांट के जो मृत पार्टिकल होते हैं, मरे हुए पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, उनसे। और वो कहां से एनर्जी ले रहे हैं बेटा? सोलर एनर्जी ले रहे हैं बेटा। इसलिए क्वेश्चन के अंदर मेन जो वर्ड दे रखा है वो मेन वर्ड है बेटा द अल्टीमेट सोर्स। और अल्टीमेट सोर्स कौन है बेटा? सन, सूर्य। तो राइट आंसर कौन होगा बेटा? सूर्य। तो अपरद खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सन है बेटा, सूर्य है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इसके अंदर दिमाग पे हल्का फुल्का सा आपको जोर देना था केवल, और ज्यादा कुछ नहीं था बेटा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देखें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और ये वाला आपके इन्वायरमेंटल जो इश्यूज है उस वाले चैप्टर से लिया गया है। इन्वायरमेंटल इश्यू से लिया गया है बेटा अल नीनो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में विकसित होता है। कौन से एरिया में ये डेवलप होता है? अल नीनो प्रभाव जिसको हम बोलते हैं बेटा। और आपने इस बार आपने अखबारों में खूब पढ़ा होगा कि अल नीनो इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब अल नीनो इफेक्ट क्या होता है बेटा? जो प्रशांत महासागर है उसके पूर्वी उष्ण कटिबंधीय जो एरियाज है उस एरिया के अंदर प्रशांत महासागर का सतही जो जल है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण से बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर जलवायु परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो अल नीनो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कहां विकसित होता है? तो उसका राइट आंसर है बेटा कौन? प्रशांत महासागर अर्थात बेटा पैसिफिक ओशियन। तो अल नीनो जो इफेक्ट है वो मेनली कहां देखा जाता है बेटा? प्रशांत महासागर में देखा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बेटा 31 क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, ये क्वेश्चन तो आप ये देखें कि अपने आसपास में आप गांव में रहते हैं, ड्याणियों में रहते हैं, तो वहां से भी ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। जो आपने नाम सुनी है जैसे बावरी, अब यहां पर लिखा बावरी, हम बोलते हैं उसको बावड़ी। टाका, टाका जैसे हम बोलते हैं बेटा होज। इसी प्रकार जोहड़, जोहड़ा। इसके बाद बेटा पार, पार नहीं बेटा पाल है जिसको हम बोलते हैं जहां पर वाटर स्टोरेज किया जाता है। तो बहुत सीधा सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, बावरी, टाका, जोहड़, पाल। संचयन और संरक्षण की पारंपरिक विधियां हैं, ये हमारे प्राचीन काल से चलती आ रही है बेटा। आप देखो अपने जहां पर जो देवी देवताओं के स्थान होते हैं उनके आसपास में आप देखो कि थोड़ा गड्ढा सा किया जाता है, वहां पर पानी को स्टोर किया जाता है, जहां पर जो जंगली जीव है या पानी जो पशु है आसपास के पक्षी है वो आसानी से पानी पी सके। आप अपने राजस्थान के पश्चिमी भाग में जाएं, वहां पर टाके बने हुए, आजकल जो गवर्नमेंट स्कूल है आपने देखे होंगे, उनके अंदर जो आपका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया हुआ है, आपने देखा होगा कि छत के पानी को स्टोर किया जाता है। तो बावड़ी, टाका, जोहड़ और पाल, ये जो सारे के सारे हैं ये वाटर स्टोरेज और कंजर्वेशन की क्या बेटा पारंपरिक विधियां हैं। तो राइट आंसर कौन हो गया बेटा? ये जल के लिए काम में ली जाती है, बल्कि जल संचयन और संरक्षण के लिए काम में ली जाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वैसे इसको आप जीके के तौर पर भी ले सकते हो, और नॉर्मली आप अगर बड़े बूढ़े व्यक्तियों के पास में बैठे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर तो वहां से भी आ सकता है बेटा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा आपके, ये है आपका बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन वाले टॉपिक से, जैव विविधता और उनका संरक्षण। तो आप देखिए बेटा इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा निम्नलिखित में से जैव विविधता के एक्स सिटू संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? और अगर आपने पढ़ा हो तो आपने पढ़ा था, आपको याद हो तो बेटा जो प्लांट ब्रीडिंग वाला चैप्टर है उनके अंदर आपने पढ़ा था कि जो जीन कोष होता है उसको संरक्षित करने की विधियां कौन कौन सी होती है, और उनमें आपने पढ़ा था कि जीन कोष को सुरक्षित रखने के लिए दो विधि मेथड काम में ली जाती है, जिनमें एक विधि थी बेटा इन सिटू और दूसरी थी बेटा एक्स सिटू। इन सिटू में क्या करते हैं बेटा? इन सिटू का मतलब क्या है बेटा? सब स्थाने। सब स्थाने से मतलब था कि जब किसी जीव को उसी के प्राकृतिक आवास के अंदर क्या करे बेटा? सुरक्षा दे, उसका संरक्षण करे, तो उसको हम बोलते हैं इन सिटू, यानी कि सब स्थानीय संरक्षण। और एक्स सिटू में क्या करते हैं बेटा? जब किसी जीव को हम क्या करते हैं उसके प्राकृतिक आवास से निकाल करे कृत्रिम आवास के अंदर, आर्टिफिशियल जो इन्वायरमेंट है वहां पर रखकर उसको सुरक्षा देते हैं, उसको संरक्षण देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा एक्स सिटू। तो अब आप देखो बेटा पवित्र उपवन, पवित्र उपवन है बेटा इन सिटू का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार बेटा बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल जो संरक्षण है ये भी किसके बेटा? इन सिटू का है। और अभ्यारण्य जो होते हैं वो भी किसके बेटा? इन सिटू के। तो लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है बेटा, कौन सा बच गया हमारे पास में? बी ऑप्शन। कौन बेटा? जंतु उद्यान, जूलॉजिकल जो पार्क है वो एग्जाम्पल किसका है बेटा? एक्स सिटू का, जिसको आप ये समझ लो कि जंतुआलय जिसको बोलते हैं चिड़ियाघर,
जहां पर आप देखो अलग अलग प्रकार के पक्षियों को क्या किया जाता है बेटा, सुरक्षा दी जाती है। तो उनके प्राकृतिक आवास से निकाल कर आप क्या करो बेटा, कृत्रिम आवास में उसको रखकर सुरक्षा दे रहे हो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बेटा, वैसे आपके ये एग्रीकल्चर के क्वेश्चन भी है बेटा, और वैसे देखा जाए तो बेटा ये इकोनॉमिक जो बोटनी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, और शानदार क्वेश्चन, और सबका आपका सब करेक्ट आंसर होगा इसका, बहुत ही बढ़िया है। आप उसमें देखिए बेटा, सबसे पीछे आपको ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, निम्नलिखित में किसका वानस्पतिक नाम, बोटनिकल नेम क्या है बेटा, केजानस केजान है। तो केजानस केजान जो है उस जो आप देखते हो बेटा, अरहर का बोटनिकल नेम है बेटा। तो राइट आंसर कौन हो बेटा, अरहर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखो बेटा 34 में आप देखो बेटा, गेहूं धान मक्का। अब आप देख रहे हो बेटा कि जैसे ये अनाज यानी कि धान्य जो फसलें हैं ये किस कुल से संबंधित है। तो सीधा सिंपल सा बेटा कि गेहूं धान मक्का जिनको हम कह रहे हैं बेटा कि धान्य फसलें हैं, ये उस फैमिली से, किस कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। तो आपने पढ़ा बेटा कि ये पोएसी या फिर ग्रेमिनी, जिसको हम बोलते हैं बेटा घास कुल, उससे रिलेट करती है। तो राइट आंसर हो गया बेटा डी ऑप्शन। सीधा सिंपल आंसर है, क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। इसी प्रकार अगर आप देखो बेटा, इकोनॉमिक बोर्ड से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, व्यावसायिक इसबगोल। व्यावसायिक इसबगोल जो है उसको प्राप्त करने के लिए पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो इसबगोल प्राप्त करने के लिए अगर आप देखो बेटा कि जो है ये, जैसे आपने देखा गेहूं होता है तो गेहूं के ऊपर जो भूसी होती है वो भूसी है, वैसे ही गेहूं वास्तव में अगर हम देखें बेटा उसको बीज नहीं बोलते कि फ्रूट होता है गेहूं, पर हम नॉर्मली बोलते कि बीज है बेटा। इसी प्रकार इसबगोल का जो बीज होता है बेटा, उस बीज की जो भूसी होती है उससे क्या प्राप्त किया जाता है बेटा, व्यावसायिक इसबगोल प्राप्त किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बीज, सीड हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक बॉटनी से ही बेटा 36 क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन में आप देखें, आप देख रहे हैं ये कपास से रिलेटेड है जो आपने एग्रोनॉमी में पढ़ा होगा, और एग्रोनॉमी के अंदर आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक जो बॉटनी वाला पोर्शन चलता है उसमें भी है कि कपास के पौधे हैं उनके बीजों से प्राप्त जो लिंट होता है, कपास के पौधे के जो बीज होते हैं उनका जो लिंट होता है, लिंट से मतलब है रेशा, कपास का रेशा। उस रेशे के अंदर आप देखो बेटा मुख्यतः किस कार्बनिक पदार्थ का बना होता है, यानी कि लिंट जो होता है वो किसका बना होता है, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है बेटा। तो आप सभी जानते हो बेटा कि कपास के अंदर मेनली कौन होता है, सेलुलोज होता है। तो जो लिंट होता है, रेशे होते हैं, वो किसके बने होते हैं बेटा, सेलुलोज के। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो गया बेटा, डी ऑप्शन हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद में अगला 37 नंबर क्वेश्चन बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछ रहा बेटा, जया और रत्ना, जया और रत्ना उच्च उपज देने वाली अर्ध बोनी किस जो है, बोनी किस्म है, वेराइटी जो है बेटा वो फसल की किस्म है। तो कौन सी फसल है उसकी जो है ड्वार्फ, जो हेमी ड्वार्फ है कि बेटा आपके बेटा की जो सेमी ड्वार्फ है वेराइटीज है, कौन सी, जया और रत्ना बेटा। तो आपने पढ़ा होगा, अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ी है तो पुरानी एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन पहले 9th चैप्टर चलता था, उस वाले चैप्टर में इसको दे रखा था। प्रेजेंट में अगर आप पढ़ेंगे बेटा तो इकोनॉमिक बॉटनी में पढ़ेंगे, इसके अलावा एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं। तो जया और रत्ना जो है बेटा ये अर्धबोनी किसमें होती है, किसकी, धान की, चावल की होती है, और ये अत्यधिक उत्पादन प्रदान करने वाली किसमें होती है, वेराइटीज होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, शानदार क्वेश्चन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन फिर से आप देखिए बेटा 38 नंबर, और ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा आपको आपके बायोटेक वाला जो चैप्टर है, और उसी चैप्टर के अंदर आपने देखा था बेटा टिश्यू कल्चर, उस टिश्यू कल्चर वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, और केवल उसकी जो वोकैबुलरी है, शब्दावली है, उसी से क्वेश्चन लिया गया है। प्रश्न पूछ रहा बेटा, पादप उत्तक संवर्धन के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल पादप के खंड को क्या कहते हैं। सीधा सिंपल है, सीधा पूछ रहा बेटा कि टिश्यू कल्चर के लिए प्लांट के जिस पार्ट का यूज कर रहे हैं हम, उस पार्ट को क्या बोला जाता है। तो आपने पढ़ा था बेटा, याद है आपको, एक्सप्लांट, कर्तोतक। तो राइट आंसर कौन हो गया बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, और राइट आंसर है बेटा कर्तोतक, या फिर हम कह सकते हैं बेटा एक्स प्लांट। फिर इसी बायोटेक से सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। अगला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से किसे आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर क्या बेटा, सीजर्स के किस कहते हैं। तो याद करो, हमने पढ़ा था बेटा बायोटेक्नोलॉजी में खासकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा था बेटा कि डीएनए को काटने के लिए हम कौन से एंजाइम का यूज करते हैं,
एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। अब कौन सा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बेटा? तो आपने पढ़ा था बेटा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम। तो राइट आंसर कौन हो गया बेटा? RE यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बहुत इजी क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड बेटा कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कि ट्रांसजेनिक जो बीटी फसलें हैं, ट्रांसजेनिक जो बीटी फसलें हैं, तो आपने पढ़ा था कि बीटी कॉटन जिसको हम कहते हैं बेटा किलर कॉटन भी कहते हैं, और बीटी कॉटन जो है उसमें बेसिलस जो थुरिएंसिस जो बैक्टीरिया था बेटा, उस बैक्टीरिया की क्राइजीन को क्या करवाया था बेटा? टेक्नोलॉजी बायोटेक की सहायता से क्या करता है? एंटर करवाया था। और कपास अपने आप को किससे बचा रहा था बेटा? बॉलवर्म से, गुलाबी सड़न जो कीट था उसे बचाता था। अब प्रश्न पूछ रहा है बेटा कि ट्रांसजेनिक बीटी फसलें हैं कैसी है, किसके प्रतिरोधी है? निमेटोड नहीं बेटा, रोग प्रतिरोधी नहीं। कौन सा आंसर बेटा? कीट प्रतिरोधी। तो राइट आंसर हो गया आपका कौन सा बेटा? कीट प्रतिरोधी पादप। तो आपने देखा बेटा कि बायोलॉजी के जो 40 क्वेश्चन थे बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही सरफेसली क्वेश्चन आपकी एजी बायो से पूछे गए क्वेश्चन है, और आई होप कि आपके 40 के 40 क्वेश्चन करेक्ट होंगे। हो सकता है एक आध क्वेश्चन जो है आपके पढ़ने में समझने में कुछ उधर उधर हो सकता है, बाकी अन्यथा पूरे क्वेश्चन जो है वो आपको आने वाले थे और आपने किए होंगे, और आप सभी के क्वेश्चन अच्छे रहे, आपके स्कोर अच्छा है, मैं यही आशा करता हूं। अब आगे एग्रीकल्चर के लिए मैं राहुल जी सर से निवेदन करूंगा कि वो आकर आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चन सोल्व करवाए। बहुत ही एजी का पेपर भी बहुत ही शानदार पेपर था, जैसे कि BRG सर ने केमिस्ट्री का बताया, अभी आपने बायोलॉजी का देखा। अब आगे एग्रीकल्चर का आप पेपर देखेंगे और वो भी इसी के अनुरूप पेपर आया है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे बेटा कि थोड़ा कट ऑफ ऊपर जाने की आशा है, पर आपने भी जिस हिसाब से पेपर आया तो आपने भी उसी हिसाब से उसी अनुपात में क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और बढ़िया से आप आशावान रहे, मन के अंदर या दिमाग के अंदर किसी प्रकार का भय ना रखे। धन्यवाद। और जैसा कि आपका जेट 2026 का फाइनली पेपर हो चुका है प्यारे बच्चों, और अब बारी है एग्रीकल्चर के पेपर की। तो एग्रीकल्चर का पेपर तो ऐसा था कि लगभग 39-40 क्वेश्चन आपके पूरे सही होने चाहिए बेटा। एक क्वेश्चन जरूर आपके थोड़ा सा वो था कि जिसमें आपत्ति हो सकती है, बाकी पेपर बहुत शानदार था। और कल की अगर किसी बच्चे ने मैराथन क्लास नहीं देखी थी, लगभग 15 क्वेश्चंस का लॉस होने वाला था भाई उस बच्चे के। कल मैंने आपको लगभग 3 घंटे की मैराथन क्लास में 380 क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, और जो जो चीजें मैंने आपको उस क्लास में बताई थी, जो क्वेश्चंस करवाए थे बेटा, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन वहां से छपे हैं। तो कल की क्लास अगर नहीं देखी तो भाई बहुत बड़ा नुकसान आपको हुआ है, ठीक है बेटा। और पेपर आपका बहुत अच्छा है, मतलब पेपर एकदम सरफेस लेवल से है, जैसा कि हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, जब उन्होंने पूरे साल में तैयारी करवाई थी, क्रेश कोर्स में तैयारी करवाई थी, चाहे बायोलॉजी वाले सर हो, मोहजी सर हो, मंजे जी सर हो, अमित जी सर हो, केमिस्ट्री में BRG सर हो, हिमांशु सर हो, यूसुफ सर हो, और एग्रीकल्चर में मुकेश जी सर, एलन सर, और हमने ये कहा था कि बेटा बेसिक चीजें आपसे ज्यादा पूछी जाएगी, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है बेटा। एक बार मुझे फटाफट सारे बच्चे लाइव में कमेंट कर दो बेटा, एक बार सारे बच्चे एक बार मुझे लाइव में आप कमेंट कर दो कि वीडियो और वॉइस ओके है कि नहीं है, फिर मैं क्वेश्चंस पे चलता हूं। और बेटा लास्ट तक आपको देखना, मैं थोड़ा कट ऑफ के बारे में भी आपको बताने वाला हूं, मैं कट ऑफ के बारे में भी आपको थोड़ा बताने वाला हूं, तो वीडियो लास्ट तक देखना सभी को, ठीक है बेटा। चलिए, आपका एग्रीकल्चर का पहला क्वेश्चन था कि गुलाब का बॉटनिकल नेम। और प्यारे बच्चों, ऑफलाइन का अगर कोई बच्चा यहाँ देख रहा है, क्रेश कोर्स को बच्चा देख रहा है, मैं हमेशा आपको हर क्लास में बोलता था, अरे नालायको कम से कम है ना बॉटनिकल नेम तो याद कर लो। ये हर बार बोलता था कि कम से कम बॉटनिकल नेम तो याद कर लो, यहां से सवाल आ जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पूछा था, फ्लावर का क्वेश्चन था कि गुलाब का वानस्पतिक नाम क्या है, बॉटनिकल नेम ऑफ रोज। तो प्यारे बच्चों रोजा इंडिका यहाँ पर आंसर आ गया। उसके बाद में गूगल, और जब मैंने लाइव सेशन लिया था, और याद करो मैंने आपको एक मेडिसिन प्लांट पूरी लाइव क्लास के अंदर पढ़ाया था बेटा, और उसमें मैंने कहा था मेडिसिन का सवाल लगभग 2-3 आने वाले हैं, तो ऐसी बायो के अंदर भी आया और एग्रीकल्चर के अंदर आया है। और मैंने आपको ये कहा था कि अगर मेडिसिन प्लांट में अगर आपसे सवाल पूछेगा तो बॉटनिकल नेम, फैमिली या उसका उपयोगी भाग या उसमें पाया जाने वाला तत्व आपसे पूछा जाएगा। तो सेम वही चीज यहाँ पे पूछी गई है कि गूगल का कौन सा मुख्यतः उपयोग में आता है भाग, ठीक है। मूल आता है, पुष्प आता है, बीज आता है, गोंद रोल। तो यहाँ पे आता है गोंद रोल, या प्यारे बच्चों आपने फिर पढ़ा होगा रेजिन, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों अगला जो आपका क्वेश्चन था PGR, कल ही अपने क्वेश्चन सोल्व किए थे PGR के लगभग 100 क्वेश्चन, कि पद्धवर्धी नियामक PGR का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, इंसेक्ट कंट्रोल के लिए, डिजीज कंट्रोल के लिए, ठीक है, सॉइल इंप्रूवमेंट के लिए, और ग्रोथ एंड फ्रूटिंग रेगुलेशन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप अगर इंग्लिश पढ़ते हो थोड़ा और क्वेश्चन आपको बढ़िया लगता है ना बेटा, तो यहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों डी ऑप्शन, ठीक है, कि ग्रोथ एंड फ्रूटिंग रेगुलेशन के लिए अपने PGR का यूज करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर। कंटिन्यूएशन आपके हॉर्टिकल्चर के। और ये जेली वाला क्वेश्चन, अरे लाला और कल ही पढ़ाया था, कल ही मैंने कहा था आपको कि जेम, जेली, सॉस, केचप से क्वेश्चन आएगा, कल ही कहा था मैंने आपको क्लास के अंदर,
क्योंकि पिछले 3 साल का मैंने पेपर का पूरा आइडिया कर लिया था, मैंने वो पीवाईक्यू वगैरह देखे तो पूरा टॉपिक का अंदाजा था। तो यहाँ पर बेटा आपसे पूछा है कि जेली में जमाव। अब आपको पता है कि जेली का मुख्य जो घटक है वो पेक्टिन है, और अगर पेक्टिन सही नहीं हो तो जेली जमती नहीं है ना बेटा, तो यहाँ पर आएगा पेक्टिन, ठीक है, ए ऑप्शन आएगा। उसके बाद नर्सरी में उठी हुई क्यारियां क्यों बनाई जाती है, पता नहीं टेस्ट पेपर में कितनी बार दे दिया। नर्सरी में उठी हुई क्यारी, आपने पढ़ा होगा नर्सरी में 3 प्रकार की क्यारियां बनाई जाती है। कितने प्रकार की बेटा, नर्सरी में 3 प्रकार की क्यारियां बनाई जाती है। तो यहां था जल भराव को रोकने हेतु, सजावट हेतु, उत्पादन हेतु, छाया देने हेतु। सिंपल क्वेश्चन था, उठी हुई मतलब सरफेस जो जमीन है उसे हाइट ऊपर होती है, तो यहां पर बेटा आएगा जल भराव रोकने हेतु। अर्का हरित किसकी किस्म है, जे टारगेट के बच्चों को जब मैंने लास्ट टाइम में पढ़ाया था, लास्ट के 10 दिन के अंदर, उस टाइम मैंने वेजिटेबल्स आपको रिवाइज करवाई थी, और चाहे आप जाकर देख लेना, मैंने आपको अर्का जो हरित है ऐसे करके 5-6 वैरायटी में आपको टिक लगाई थी करेले के अंदर। 2 ये रही वैरायटी आपकी अर्का हरित, किसकी किस्म बेटा, करेले की, ठीक है, किसकी वैरायटी बेटा, करेले की वैरायटी है। उसके बाद में आगे चलते हैं। अब ये 7वां क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ है। क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये सवाल गलत हुआ है। ये गलत बेटा इसलिए हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान था, लैंग्वेज बहुत आसान थी, तो बच्चे जल्दीबाजी में गलत टिक करके आ गए कि तेज हवाओं से बाघों की सुरक्षा के लिए वायुरोधी वृक्षों का रोपण बाघ के किस दिशा में किया जाता है, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम। तो यहां हमेशा याद रखो नॉर्थ वेस्ट, उत्तर और पश्चिम के अंदर, उत्तर में ठंडी हवाओं से बचाने के लिए और पश्चिम में गर्म हवाओं से बचाने के लिए। 8वां जो क्वेश्चन था, टमाटर केचप को किसके द्वारा संरक्षित किया जाता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोइट, साइट्रिक अम्ल, शर्करा। तो यहां पर आएगा बेटा सोडियम बेंजोइट, ठीक है, अपन ने कल ही पढ़ा था क्वेश्चन भी। और ग्लेडियोलस, इस सवाल को तो मैं बहुत तगड़ा मानता हूं, क्यों, क्योंकि ये एओ में आया, ये डब्ल्यू के अंदर आया, ये जेट में भी आया बेटा, और ये सुपरवाइजर के अंदर भी आया हुआ। ये ग्लेडियोलस वाला तो इसके तो पता नहीं एग्जाम वाले पीछे पड़े हैं, प्रवर्धन मोस्टली इसी का पूछ रहा है आजकल, तो इसका आएगा घनकंद। ग्लेडियोलस का जो प्रवर्धन है वो कॉर्म या घनकंद से होता है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद बैंगन की किस प्रमुख कीट के, बैंगन है ना, किस प्रमुख कीट के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, मतलब वो कीट जो बैंगन को सबसे ज्यादा लॉस करता है प्यारे बच्चों, तो यहां पर आएगा डी ऑप्शन, ठीक है, फल और शीत छेदक। उसके बाद में किस भारतीय भेड़ की नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है ना, विच इंडियन शिप ब्रीड इज नोन एज द मेरिनो ऑफ राजस्थान। तो पहले आप सब जानते हो प्यारे बच्चों चोखला, जिसको हम शेखावाटी भी कहते हैं। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण, यहां पर पूछा था कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1970, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद में पशु के यौन रूप से ग्रहणशील होने की अवधि को क्या कहा जाता है, इसको इंग्लिश में पढ़ते तो बेटा थोड़ा और आसान होता। क्या लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ एन एनिमल कमिंग इनटू द पीरियड ऑफ सेक्सुअल रिसेप्सिटी इज कॉल्ड, उसे बोलते हैं मच्छर, गर्मी, हीट, ठीक है मेरे बच्चों। उसके बाद साइलेज बनाने की प्रक्रिया क्या, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो साइलेज बनाने की जो प्रक्रिया फर्मेंटेशन की बेटा, नियंत्रित किण्वन की है, तो यहां पर आएगा 14वें में बी क्वेश्चन, बी आंसर। पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा, आप लाल दवा सब पढ़ते हो बेटा, और जब आप एफएमडी रोग पढ़ते हो, जब लाल दवा पढ़ते हो, एफएमडी रोग के बारे में आपने पढ़ा होगा, एफएमडी में लाल दवा का आता है 1% का यूज, तो वो करते हैं घावों को धोने के लिए। तो यहां पर आएगा जो पोटेशियम परमैंगनेट वाला क्वेश्चन है कि उसका उपयोग आमतौर पर किस रूप में किया जाता है, तो पहले बच्चों सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, घावों को धोने के लिए, एंटीसेप्टिक। उसके बाद मुर्गियों से बहुत इजी सवाल आपको पूछा है, सवाल ये पूछा है कि मुर्गियों की कौन सी नस्ल उच्च अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती है, तो यहाँ पे है व्हाइट लेगहॉर्न, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, क्या लिखा हुआ है कि मुर्गियों की कौन सी नस्ल उच्च अंडा उत्पादन के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है, सब जानते हो व्हाइट लेगहॉर्न, ठीक है। तो 16 में बेटा एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे आएगा। उसके बाद में ये 17वां क्वेश्चन में आज 12th एजी वाले बच्चों को, इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ा रहा था ब्रीड्स, तो उसमें मैंने आज एक क्वेश्चन लिखा था, बड़ा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, और लो जी भाई आपके पेपर में छप गया, ठीक है। साथ में कॉफी भी लेते हैं यार, कल भी क्लास ली थी, मेरा तो गला खराब हो रखा है। तो यहां पर बेटा गाय की कौन सी नस्ल विदेशी नस्ल है, अरे यह पूछ रहा है कि गाय की कौन सी विदेशी नस्ल उच्च वसा के लिए पाली जाती है या जानी जाती है, तो बेटा जर्सी है, और देसी की बात करें तो उराठी है। उसके बाद में मुर्रा भैंस की नस्ल को आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है, तो मुर्रा की बड़ी विशेषता होती है इसके सींगों की, तो लंबे सीधे सींग, या माथे पर सफेद धब्बा, या कसकर मुड़े हुए सींग, और बहुत लंबी पूंछ। इंग्लिश में पढ़ो बेटा, इंग्लिश में लिखा हुआ है टाइटली कॉइल्ड हॉर्स, तो यहां पे आएगा सी ऑप्शन, ठीक है, 18वें के अंदर। एक मिनट बेटा, एक मिनट। अब आपका ये जो 19वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बेटा देखो क्या आंसर मानता है, ये आपत्तिजनक सवाल है क्योंकि विवादजनक सवाल है, और आप सारे बच्चों ने बेटा देखो ब्लैक वाटर पढ़ा है, और ब्लैक वाटर में एक सेकंड आप सबने पढ़ा बेटा ब्लैक वाटर, पढ़ा ना ब्लैक वाटर, तो 12वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि जो जहरबाद रोग होता है उसमें पशु की गर्दन,
कंधे और पुट्ठे की मांसपेशियां प्रभावित होती है। और यहां पर क्वेश्चन था कि लंगड़िया बुखार ब्लैक वाटर रोग आमतौर पर जानवर के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का देखो मैं कोई आंसर आपको यहां पे देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जो 12th की बुक है उसके अकॉर्डिंग यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो अपना जेट जो यूनिवर्सिटी है वो इसका क्या आंसर मानती है वो देखा जाएगा, तो इसको आप एक बार छोड़ देना। इसमें जहां तक चांस है कि मुंह मान सकता है, जहां तक इसमें पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे जो माउथ है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकता है। बाकी मैं इसका आंसर नहीं देना चाहूंगा और किसी ने भी इसका आंसर नहीं बताया, हालांकि बता रहे, लेकिन जो बीकानेर यूनिवर्सिटी वो आंसर क्या मानेगी, बिकॉज 12th की बुक में लिखा हुआ कंधे, गर्दन और पुट्ठे की मांसपेशियां वो ज्यादा प्रभावित होती है, और उनमें से यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं, तो एक बार आप इसको छोड़ देना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। और बीकानेर यूनिवर्सिटी क्या मानते हो देखा जाएगा। और लगभग मैंने कुछ टीचर से बात करी तो सारे ऐसे बोल रहे कि सर माउथ यहाँ पर आंसर मान सकता है, ठीक है। बाकी इसको आप एक बार छोड़ देना, इसको आप बोनस वगैरह कुछ मान सकते हो। उसके बाद डीप लिटर सिस्टम किसकी एक विधि है, तो सब जानते हो मुर्गी पालन आवास की, ठीक है बेटा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, बहुत लग्जरी क्वेश्चन था कि शुष्क और आर्द्र बल्ब तापमापी मुख्यतः मापता है तापमान, धूप के घंटे, वर्षा और सापेक्ष आर्द्रता। अब कुछ बच्चे यहाँ पे टेम्परेचर क्या है और कुछ बच्चे सापेक्ष आर्द्रता, तो इसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी बेटा सापेक्ष आर्द्रता को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर आपको डी ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद किस सिंचाई विधि की जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक होती है, सब जानते बेटा बूंद बूंद विधि की होती है ना, ड्रिप इरिगेशन की, ठीक है। उसके बाद फेलर्स माइनर गेहूं को बोलते हैं, और वो किस फसल का नकलची खरपतवार है, गेहूं। वीट का तो आपको एक बहुत लालू पंचू सवाल पूछा यार। उसमें सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांति की अवस्था, राजस्थान में जितने भी एजी के टीचर पढ़ाते हैं बेचारे सारे यही बताते हैं कि इसको याद कर लो रे, याद कर लो, और वही आगे बेटा सीड्स जड़े बनते समय जिसको आप कहते हो सीआरआई स्टेज, ठीक है, ये क्रांतिक अवस्था है, क्राउन रूट इनिशियन। उसके बाद नोबल केन गन्ने की किस प्रजाति को कहा जाता है, तो सेकेरम ऑफिसिनेरम। उसके बाद प्यारे बच्चों रिजका मुख्यतः किस रूप में उपयोगी है, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, रेसे वाली फसल है, तिलहन फसल है, चारा या नकदी, तो चारे वाली फसल है बेटा, सब जानते हो रिजका, ठीक है। और राइजोबियम कल्चर का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में विशेष रूप से किस फसल समूह के लिए किया जाता है, तो आप सब जानते हो कि जो पल्स क्रॉप्स है, दलहनी जो फसलें उनके अंदर इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो यहां पर आपके पास आएगा बी आंसर। उसके बाद में बहुत लल्लू पंचू क्वेश्चन, सस्ता सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक हरी खाद वाली फसल है, तो सब जानते हो ढेंचा, कौन से बेटा ढेंचा, ठीक है। उसके बाद मृदा संरचना में सुधार संभव हो सकता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, तो बाकी में खराब होती है, और बी ऑप्शन सही है कार्बनिक पदार्थ मिलाने से, सब जानते हो आप। विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत करने का प्राथमिक मापदंड, तो यहाँ पे आएगी क्षारीय मृदा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो बेटा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सब जानते हो जिंक है, कौन सा बेटा जिंक, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कंबाइन हार्वेस्टर निम्न में से कौन से कार्य करता है, तो आप सब जानते हो बेटा कटाई भी करता है, ये कटाई भी करता है, थ्रेसिंग भी करता है और सफाई भी, कौन बेटा कंबाइन हार्वेस्टर निम्न में से कौन से कार्य एक साथ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जुताई बोई नहीं करता, ना बोई ना उर्वरक करता है, ना सिंचाई छिड़काव, तो यहाँ पर आपके पास बी ऑप्शन, ठीक है। स्वपरागित समयुग्मज, ये आपके देखो आपने इस बार जेट 2026 का सिलेबस देखा हो तो आपके सिलेबस में इस बार प्लांट ब्रीडिंग को और जेनेटिक्स को सिलेबस में जोड़ा गया था एग्रीकल्चर के अंदर, और वहां से क्वेश्चन आ गया है। और मैंने ऑफलाइन के बच्चों को बोला था कि ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर में आएगा पक्का। और आपकी जो एजी बायो है ना, एजी बायो की बुक के अंदर आपने पढ़ा होगा शुद्ध वंश या प्योर लाइन, उसकी उस पैराग्राफ की पहली लाइन से ही यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपके पास, फर्स्ट लाइन से ही वहीं से आपके पास क्वेश्चन आ गया बेटा, तो इसका आएगा सी ऑप्शन। और 34 क्वेश्चन बहुत आसान था ये, लेकिन लग्जरी था कि निम्न में से गुणवत्ता के शुद्धतम बीज की श्रेणी है, प्रजनक, प्रमाणिक, आधार और सत्य चिन्हित। कुछ बच्चे प्रमाणिक करके आए बेटा, यहां पे आंसर आएगा प्रजनक, क्योंकि आपने पढ़ा है मूल केंद्रक और ब्रीडर जो सीड होता है ये बहुत प्योर होते हैं, प्योरिटी इनकी ज्यादा होती है बेटा। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी मैंने यूट्यूब पे लाइव क्लास ले रखी है इस क्वेश्चन की, एक जब जेट का बैच चालू हुआ था क्रेश कोर्स का, उस वक्त मैंने यूट्यूब पे क्लास डाल रखी है कृषि योजनाओं की, और उसके अंदर इसको इंपोर्टेंट करा रखा था बेटा 2016 के अंदर, और ऑफलाइन के बच्चों को बहुत बोला था मैंने। और लो जी भाई साहब अल्टरनेट बियरिंग का सवाल, और यहाँ पर एकांतरित फलन, हिंदी में थोड़ा सा इजी टफ लग सकता है, अंग्रेजी में पढ़ते तो अल्टरनेट बियरिंग किसमें होता है बेटा मैंगो में, बी ऑप्शन। उसके बाद में लो जी केले का कुल बताओ, म्यूजेसी, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है ना। उसके बाद भिंडी का बॉटनिकल नेम एवेलमोस्कस एस्कुलेंटस, और औपचारिक उद्यान की विशेषता क्या है, सम्मितीय, है ना बेटा। और मधुमक्खी पालन से क्या प्राप्त होता है, तो शहद भी होता है, मोम भी होता है, रॉयल जेली, तो ऑल ऑफ दीज। तो बेटा ये था आपका एग्रीकल्चर का बहुत ही प्यारा सा पेपर। अब मुझे कमेंट करके फटाफट ये बता दो कि आपका पेपर कैसा हुआ है, कितने आपके नंबर बन रहे हैं, और जो भी बच्चे लाइव सेशन को देखिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके कितने नंबर बन रहे हैं।